हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त है आप सभी। तो गेस्ट पेपर की सीरीज में आज हम वापस से मिल रहे हैं, ठीक है, नए क्वेश्चंस और नए गेस्ट पेपर के साथ और एकदम नई प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, जो आप लगातार हमारे साथ करते आ रहे हो, है ना, जो डिसाइड करने वाली है सिलेक्शन आपका एग्जाम, राइट। ठीक है, तो आज जो सेशन हमारे स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है लैंग्वेज से, यानी कि आज की जो क्लास है उसमें सबसे पहले होगी लैंग्वेज वाला अद्भुत सेशन। क्या होगा? लैंग्वेज वाला अद्भुत सेशन सबसे पहले होगा आज, ठीक है। यानी कि हिंदी और इंग्लिश पहले डन करेंगे, फिर मैथ्स वाले सर को बुलाएंगे, आपके फेवरेट पापा गए, और फिर साइंस। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आज हम चलने वाले हैं, जिस सीक्वेंस में आपका एग्जाम आता है ना। बढ़िया, चलो ओके। तो भाई ऑलरेडी हमारा जो क्रैश कोर्स है फटाफट परचेस कर सकते हो। लगातार धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जा रहा है एग्जाम का, है ना। तो बिना देरी के इसको परचेस कर लो, ये सारी टीम आपको पढ़ाने वाली है। और अब से आपको पता है आपका जो AIMT है वो रेगुलर होने जा रहा है ना। रेगुलर कितने बजे? 3 बजे। रेगुलर 3 बजे आपको आपका AIMT मिलेगा जो आपको देना है। ठीक, चलो तो 1 मिनट के अंदर एक पैसेज पढ़ो, ठीक है, विमान का आविष्कार से रिलेटेड ये पैसेज है, ठीक है। राइट बंधुओं ने की थी इसकी मतलब इसको बनाया था, ठीक। तो एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर हम करेंगे आंसर। बात ठीक है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके जी, तो बहुत ही बढ़िया आविष्कार था कह सकते हैं, है ना। एक और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें मिल गया जल थल के बाद नभ में, है कि नहीं। चलो जी, ओके, तो आंसर करना शुरू करें फिर बिना देरी किए। सबने पढ़ लिया? रेडी, चलो। पहला क्वेश्चन, विमान का आविष्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, परिवहन, शिक्षा या चिकित्सा? तो परिवहन से है सर। पहला सफल इंजन चालित विमान किसने उड़ाया? न्यूटन ने, थॉमस एडिसन ने, राइट बंधुओं ने या ग्राहम बेल ने? तो बात है यहाँ पर 1930 में राइट बंधुओं ने, ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने अपना पहला सफल इंजन चालित विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया, राइट बंधुओं ने। अच्छा, पहली उड़ान कब भरी? अभी हमने पढ़ा, इसी सेंटेंस में वापस हमें आंसर मिल गया, 1903। विमान के कारण यात्रा में क्या परिवर्तन आया? यात्रा कठिन हो गई, धीमी हो गई या सरल और तेज हो गई? तो सबसे तेज यात्रा जो है वो विमान की ही होती है ना। जो मतलब टाइम हमारा कंज्यूम होगा ट्रेन में, बस में, उससे आधा टाइम हो जाएगा जाके फ्लाइट में, ठीक है। तो वहां सबसे कम टाइम कंज्यूम होता है। पांचवा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार विमान का उपयोग किस क्षेत्र के लिए नहीं बताया गया? रक्षा, चिकित्सा, व्यापार या खेल? ठीक है, तो रक्षा के लिए बिल्कुल करा जाता है, देखो, रक्षा के लिए बिल्कुल किया जाता है, ठीक। चिकित्सा के लिए भी हम विमान का यूज करते हैं, कभी कभी रिमोट एरियाज में, है ना, जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं, ठीक है। और व्यापार के लिए भी, ठीक है, आपदा प्रबंधन और व्यापार में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, सिवाय खेल के। खेल के क्षेत्र में फिलहाल विमान का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो डी करेक्ट कर देंगे, आगे चलते हैं। आविष्कार शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। आविष्कार का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, बनाना, ठीक है। तो आंसर मिल गया होगा ABCD में से, खोज, विनाश, सुधार, विकास। क्या आंसर सही होगा? क्या कहती है जनता? जनता कहती है ए आंसर है, ठीक है भैया, बिल्कुल सही कहती है जनता। उड़ान शब्द किस वर्ग से संबंधित है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? उड़ान का मतलब संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो उड़ान सर्वनाम है। उड़ान कैसी है? सर्वनाम है भाई, सर्वनाम है। उड़ान का सर्वनाम से कोई मतलब तो नहीं है, संज्ञा से मतलब है, संज्ञा लगाओ यार। बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, ए लगाओ, ठीक है। सर्वनाम से कोई मतलब नहीं है। विशेषण और क्रिया का मतलब तब होता शायद तब ये जब ये सेंटेंस लिखा होता, फिलहाल ये वर्ड के अकॉर्डिंग तो संज्ञा ही है। प्राचीन का विलोम क्या हो? प्राचीन मतलब क्या आता है? एकदम पुराना धुराना, ठीक है, पुराना धुराना। तो पुराना, नवीन, ऐतिहासिक, सनातन। ऐतिहासिक और पुराना ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही शब्द का अर्थ रखते हैं, है ना। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो होगा नवीन। प्राचीन का नवीन, नवीन माने नया, नवीन माने नया, ठीक है। मानव आकाश में उड़ना चाहता था, क्या पूछ रहा है? काल। तो था आ गया, देख लो, जैसे ही थी थे आ जाता है, था है। इसके अलावा थी मिलेगा या थे मिलेगा, तो आपको एक ही टिक करना है, भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। डन, चलो ओके। तो आप हमारे साथ यानी कि वेदा एकेडमी के साथ क्लास 9 के बाद भी जुड़े रह सकते हैं। वेदा 9-10 का चैनल आपका वो साथ निभाने का वादा करता है कि नहीं, जहां पर आपको लाइव क्लास मिलती है ना, एकदम बढ़िया वाला कंटेंट मिलने वाला है कि नहीं। तो ये काम करना आपको जरूरी हो जाएगा,
ताकि आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू रख पाओ, राइट। विज्ञान के किस भाग में त्रुटि है, सॉरी गलत बोल दिया, मेरे बोलने में ही त्रुटि हो गई। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये बताना है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, ठीक है, तो गौतम बुद्ध पाली भाषा में उपदेश दिया, ठीक है, गौतम बुद्ध ने पाली में दिया। पाली क्या है, भाषा ही ऑलरेडी, पाली क्या है, ऑलरेडी भाषा है ना, तो यही गड़बड़ है। यहाँ लिखा है पाली भाषा में, है ना, पाली तो ऑलरेडी भाषा है ही। सही है, डन। मेरे हिसाब से ये भाषा में जो लिखा है ना, पाली में उपदेश देना, उपदेश दिया, ये ज्यादा ठीक है। गौतम बुद्ध ने भाषा में उपदेश दिया, ये तो गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने पाली में उपदेश दिया, भाषा यहाँ पर एक्स्ट्रा शब्द है, बाकी तो कोई गलत है नहीं। हाँ, तो सी लगाएंगे। चेस खेलना रीमा के बाएं हाथ का खेल है। चेस मतलब चेस, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में आपको पता ही है कि चेस की स्पेलिंग क्या रहती है, CHESS, पता है ना, बढ़िया। चलो ठीक है, क्योंकि बाएं हाथ का तो खेल है, उससे ज्यादा दिमाग का खेल है चेस, है नहीं। चलो एक सेकंड मुझे देंगे जरा। ओके जी, स्टार्ट करें वापस। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, चेस खेलना रीमा के बाएं हाथ का खेल है, तो मैंने कहा बाएं हाथ से ज्यादा दिमाग का खेल है ना, बाएं हाथ से खेलो चाहे दाएं हाथ से खेलो, बेसिकली दिमाग का खेल है। लेकिन यहाँ पर बाएं हाथ का खेल का मतलब क्या है ना, क्या चुप रहना, बहुत हंसना, बहुत सरल, या भाग जाना। तो अक्सर हम कहते हैं कि बहुत सरल कार्य की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं हमारे बाएं हाथ का खेल है। और एक्चुअली में कितना अद्भुत क्वेश्चन है ये, ठीक है, मुझे इसको अद्भुत लिखना पड़ेगा, पता है क्यों? चलो नहीं लिखता, ठीक है, चलो नहीं लिखता। अद्भुत लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली मैं भी बाएं हाथ से ही लिखता हूँ, ठीक है, तो बाएं हाथ से लिखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है नहीं, है कि नहीं। सर भी बाएं हाथ से पढ़ाते हैं और सर को क्वेश्चन भी वही मिला है, अद्भुत वाला, ठीक है, तो हम इसे अद्भुत क्वेश्चन लिखेंगे, अद्भुत, ठीक, डन। मजा आया, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया। विमान ने दुनिया को निकट ला दिया, निकट मतलब, अच्छा वाक्य में दुनिया पूछ रहा है, दुनिया का शब्द कैसा पदभेद रखता है। फिर से संज्ञा विशेषण क्रिया, अब देखो क्रिया विशेषण और विशेषण का मतलब तो मुझे समझ में आता नहीं है फिलहाल यहाँ पर किसी भी लेवल पर, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा संज्ञा। र वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है, र का, रा का बताना है हमें उच्चारण स्थान, कंठ, मूर्धा, तालव्य या ओष्ठ। रा, जब हम रा बोलते हैं तो कहां से वो उच्चारित होता है, ठीक है, तो भैया वो मूर्धन्य से होता है, मूर्धा, ठीक है। सुरक्षित शब्द का विलोम, सुरक्षित मतलब क्या, चीज को सेफ रखना, क्या रखना, चीज को एकदम सेफ रखना, ठीक है, तो संरक्षित रखना ये तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। असुरक्षित, दृढ़ और सुरक्षितता, तो अगर किसी को लगता है सुरक्षितता तो वो तो गलत ही है, और दृढ़ सा भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं, असुरक्षित करेक्ट आंसर है हमारे पास, विलोम। सुरक्षित का सीधा सीधा असुरक्षित। हिंदी के कुछ शब्द तो सिर्फ और सिर्फ आप उपसर्ग लगाओ बन गए। ऐसे इंग्लिश में वो एंटोनिम आपसे बहुत जल्दी याद हो जाते हैं जिसमें बेसिकली प्रीफिक्स लग जाता है नहीं, सही बोला हूं। अच्छा, विश्व शब्द का सही अर्थ क्या है, विश्व शब्द का सही अर्थ क्या है? देश, नगर, संसार या समाज, देश, नगर, संसार या समाज। तो विश्व की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे से, जैसे अगर ये विश्व है, ये विश्व है, तो इसमें ऐसे छोटे 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 बहुत सारे से देश होंगे। अच्छा, नगर, अब ये जो अगर ये देश है तो इसमें बहुत छोटे 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 नगर होंगे। अब अगला संसार, हाँ, तो संसार की जब हम बात करेंगे तो ये होगा ये पूरा संसार, ठीक, तो सी सही होगा। समाज, फिर इसी में छोटे छोटे, इस नगरों में ही छोटे छोटे और समाज होंगे, सही बोल रहा हूं। तो इस तरीके से सी आंसर करेक्ट है हमारे पास, संसार। चलो, तो मॉडल पेपर के बंच आप परचेस कर सकते हो, है ना, जिसमें से सबसे अच्छा ये वाला है। आज जो भी डेट है आज, उस डेट से आपके एग्जाम की जो डिस्टेंस है, मतलब जो दिन है उसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। चलो, डेली एट 3 PM आपका क्या AIMT आज भी देना है, आज भी देना है ना। चलो,
और सबसे अच्छा फीचर है कि भाई आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। क्यों एप्लीकेशन इसलिए डाउनलोड कर सकते हो कि ये गेस्ट पेपर जो आप हमारे साथ अभी लाइव कर रहे हो, ठीक है, वो खुद से भी एक बार चेक कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो पूरा क्या नाम है उस पर एप्लीकेशन पर जाकर। ठीक है भाई, चलो 16 to 18 read the following passage carefully and answer the question that follow। अनसीन पैसेज हमारे पास लियोनार्डो दा विंची का है। लियोनार्डो दा विंची was a true renaissance man and artist। एक आर्टिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, एक इन्वेंटर था, एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। चलो उस पर एक पैसेज है, एक बार 1 मिनट पढ़ लो, ठीक है, पूरा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आंसर फिर करने 16 से 18 तक के आंसर आपको इससे करने, लगभग 3 आंसर। कितने का क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है हमें, फटाफट से बताएंगे, फिर आंसर आपके थ्रू मैं करूंगा, है ना? सही है, चलो एक बार सब पढ़ लेंगे फटाफट पूरा पैसेज। साइड हो जाता हूं। पढ़ लिया? यस सर, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। विच सेंचुरी डिड लियोनार्डो दा विंची लिव इन? ओके, ये तो यहां पर ही दिख रहा है क्लियर, 15 to 16, ठीक है, तो 15 and 16 खत्म। Which of the following is not mentioned as the Vinci's field? विंची की फील्ड में क्या मेंशन नहीं? देखो साइंटिस्ट है, इन्वेंटर है, आर्टिस्ट है, साइंस और मैथमेटिशियन भी है, मैथमेटिशियन सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक उसकी फील्ड में नहीं आता। किसकी फील्ड में? लियोनार्डो दा विंची। What did दा विंची नोटबुक्स कंटेन? नोटबुक में क्या था उसकी? ठीक है, ओके, तो इसका आंसर है हिज नोटबुक्स कंटेन थाउजेंड ऑफ पेजेस फिल्ड विद ऑब्जर्वेशंस, स्केचेस, आइडियाज, है ना, वर सेंचुरी अहेड ऑफ देयर टाइम, तो ऑब्जर्वेशन है, स्केचेस, सही आंसर है सी। चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है हमें इसका, तो एक तरीके से इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको पूरा करो। डायरेक्ट लिखा है द कैप्टन सेड वी हैव वॉन द मैच, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट, दैट देखो आधा बना है, दैट के बाद क्या लिखोगे? वी की जगह हो जाएगा कन्वर्ट दे में, और इसके अलावा हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है यहां पर, और प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बोला आपको प्रेजेंट के सभी टेंसेस को आपको पास्ट में कर देना है कन्वर्ट, तो ये हद कर दोगे हैड, दे हैड वॉन द मैच। एक्टिव कहता है कि समवन हैज स्टोलन माय बाइसिकल, समवन हैज स्टोलन माय बाइसिकल। पैसिव क्या बनाएगा? पैसिव क्या बनेगा सॉरी इसका? तो हैज की जगह क्या आ जाएगा? हैज बीन, ठीक है। अब हैज बीन आएगा या हैव बीन, ये हमारे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट ये है क्योंकि यही सब्जेक्ट बनेगा, तो माई बाइसिकल क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये हैज ही रहेगा, हैज बीन, माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, ठीक है। एंटार्क्टिका डैश इज कंटिन्यू सॉरी एंटार्क्टिका इज डैश कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, पूरे अर्थ पर इसमें से सिर्फ एक एंटार्क्टिका की बात की है, पूरे अर्थ से सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट की बात की है, वो है एंटार्क्टिका। तो जब पूरे में से किसी एक की बात होती है तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, किसका? सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है भाई, तो सुपरलेटिव है कोल्डेस्ट, द कोल्डेस्ट। चलो राम वर्क्स डैश देन हिज कलीग, अब यहां पर तो हमें मिल ही गया है, मैंने देन से बोला आपको हमेशा आप कंपैरेटिव हिट करोगे, कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? राम वर्क्स हार्डर देन हिज कलीग, राम वर्क्स हार्डर देन हिज कलीग, ठीक है। दिस इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, अब कह रहा है कि ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है जितनी भी मैंने अभी तक सुनी, आई हैव एवर हर्ड, पूरा सेंटेंस नहीं है लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास हो जाएगा फिर वही, इस स्टोरी को हम बाकी अभी तक की सुनी हुई स्टोरी से कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज डैश स्टोरी आई हैव हियर्ड, बहुत बढ़िया, तो द मोस्ट, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया है? बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, और क्लॉज टेस्ट हमें सॉल्व करना है 24 से लेके 27 तक। डन, बहुत अच्छा, 4 क्वेश्चन है, 24 25 26 27, पढ़ लेते हैं फिर आंसर करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात होती है कि थोड़ा सा क्लॉज टेस्ट का जो थीम है उसको समझना पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पर बात की है, तो अब पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग वेदर पैटर्न अक्रॉस द ग्लोब, पूरे पूरे विश्व पर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर है वो बदल रहा है, ठीक है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। राइजिंग टेम्परेचर आर कॉजिंग ग्लेशियर्स टू रैपिडली, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर क्या करेंगे? प्रॉब्लम में आएंगे, डिफिकल्टी होगी, सॉरी
आगे आगे क्या, फ्रीज हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने पर तो मेल्ट हो जाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ने पर तो सर मेल्ट हो जाएंगे। चलो आगे समझे। फिर लिखा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज हरिकेन्स, ड्रॉट एंड फ्लड आर बिकमिंग मोर डैश। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तेजी से ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तो ये जो इवेंट्स है ना, जो पहले बहुत कम हुआ करते थे, अब वो क्या हो गए, मोर फ्रीक्वेंट, बहुत ज्यादा होने लग गए। ठीक है आगे पढ़ते हैं। सो साइंटिस्ट वार्न दैट, सॉरी वॉर्न, साइंटिस्ट ने वॉर्न किया कि इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स लाइक सोलर एंड विंड पावर सस्टेनेबल ऑफर सस्टेनेबल डैश टू फॉसिल फ्यूल, प्रॉब्लम डिफिकल्टी ऑल्टरनेटिव ऑब्स्टेकल। तो ऑल्टरनेटिव मतलब उपाय, एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट हमारे पास आएगा every individual can make a difference by conserving energy and reducing their carbon क्रेडिट फुटप्रिंट नहीं, क्रेडिट मतलब कार्बन का जो एमिशन हमारी वजह से हो रहा है उसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो भी कहानी अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। फाइंड द एंटोनिम, शैलो का एंटोनिम पूछ रहा है, डीप, सुपरफिशियल, सरफेस या लाइट। तो शैलो का हो जाएगा डीप। ठीक है। वेलर का पूछ रहा है फियर, ब्रेवरी, वीकनेस या कवर्डाइज। तो ब्रेवरी। ठीक है डन, यहां तक कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, बड़ा अच्छा, एंटीडोट, एंटीबायोटिक, पेनिसिया, वैक्सीन। तो पेनिसिया। ठीक है सी लगाओ। एंटीडोट तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए होता है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, उसे बोलेंगे पेनिसिया, हिंदी बोलते हैं रामबाण। ठीक है, पढ़ाया भी था मैंने आपको क्लास में, याद रहेगा। तो यहाँ पर फिनिश हो जाता है आपका लैंग्वेज का पूरा पोर्शन। हिंदी हमने डन कर लिया, इंग्लिश हमने डन कर लिया। अब बुलाएंगे आपके फेवरेट पापा गैंग वाले सर को, यानी कि मैथमेटिक्स वाले उमेश सर को, जो कराएंगे आपको आगे के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो बुला लें, चलो सर को बुला लेते हैं फिर। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग? आज बहुत दिनों बाद सभी से मुलाकात हो रही है और नया साल आप लोगों ने बिता ही लिया होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इंग्लिश आप लोगों की खत्म हो चुकी है, हिंदी भी खत्म हो चुकी है और अब हम चलेंगे अपने आगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित के सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्रैश कोर्स के बारे में। अगर अभी भी देखो मेरे भाई, अभी भी बहुत समय है, देखो अभी भी बहुत समय है। ठीक है, अगर 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 इतनी सी छोटी सी प्यारी सी ये 2499 रुपीस की जो धनराशि है, आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिए हमारे पास इन्वेस्ट कर दीजिए। उस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ये सारी चीजें मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है। फिर अब ये देखिए, इन्वेस्टमेंट कर तो देंगे, इसका फायदा क्या होगा भाई? इसका फायदा होगा आपका जेएनवी में सिलेक्शन। कुछ बच्चे होंगे अभी भी सोच रहे होंगे कि यार क्या खरीदना यार, कर लेता हूँ यार, फ्री में दुनिया भर का यूट्यूब पे कंटेंट है। हाँ मेरे भाई, यूट्यूब का कंटेंट है दुनिया भर का फ्री में, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्लासेस भी जो गेस्ट पेपर है ये भी फ्री में है, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हर कोई नहीं देता है, हर कोई नहीं देता है। जैसे कि प्रीमियम नोट्स, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव क्लासेस, ये नहीं मिल पाती है वहां पर। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इस जो है क्रैश कोर्स में मिल जाएगी। तो अगर कोई भी बच्चा एनरोल होना चाहता है तो वो इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकता है, हमारी टीम उसको एनरोल करा देगी। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। और ये सारे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टीचर्स हैं आप लोगों की जो इस क्रैश कोर्स में है, जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, अच्छे से आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो बढ़िया से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, चलिए। और सबसे जरूरी चीज कि भाई 1 जनवरी से लेकर अब 31 जनवरी तक, यानी कि पूरे 31 दिन आप लोगों का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चलने वाला है। और हर दोपहर को ये कितने बजे होगा? 3 बजे होगा, डेली एट 3 पीएम, डेली एट 3 पीएम, यानी कि डेली 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 3 बजे 3 बजे 3 बजे। तो भाई ये तो जरूर देना है, नहीं तो फ्री का है, ये फ्री का है मेरे भाई, ये फ्री का है। देखो यहाँ लिखा भी है फ्री, फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विद लीडर बोर्ड। तो इसको तो कर दो भाई। कैसे करोगे? सबसे पहले इसको स्कैन करना, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फिर उसके बाद अपना मोबाइल, आपका जो भी नाम पता है सब कुछ भरिएगा उसमें। फिर ऐसे मोबाइल में एप्लीकेशन खुलेगी, वहां लिखा होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, नीचे एक ब्लैक बटन होगा लिखा होगा एनरोल नाउ, उस पर दबाइएगा, एनरोल हो जाएंगे। एनरोल होने के बाद आपको 3 बजे का इंतजार करना है, 3 बजे पेपर चालू होगा। पेपर चालू होते आपको पेपर देना है। जब आप पेपर कंप्लीट कर देंगे, आपने बहुत अच्छा करा होगा, बहुत बेकार करा होगा जिसने, वो सब पता चल जाएगा। यहाँ पे एक लीडर बोर्ड आएगा, उसमें आपकी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इस तरीके से पता चलती चली जाएगी। ठीक है, बोले क्लियर तो नहीं बातें? बताइए, बोले भाई क्लियर है इतनी सारी चीजें? बोलो बोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है रणवीरा इज सोल्ड एट 4650 आफ्टर लाइंग अ डिस्काउंट ऑफ 7%, व्हाट इज द मार्क प्राइस? कह रहे एक अलमारी को 7% की छूट देने के बाद, 7% की छूट देने के बाद 4650 बेचा जाता है। तो कह रहा मार्क प्राइस बताइए। आपको पता है कि भैया
हमें पता है, देखो बड़े ध्यान सुनिए, बड़े ध्यान से देखिए। आपको पता है कि भैया जो सेलिंग प्राइस आता है, अगर मार्क प्राइस और डिस्काउंट के बारे में बात करें तो वो क्या होता है भैया, एमपी। एमपी यानी मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी परसेंटेज अपॉन में 100, यही होता है, यही फॉर्मूला होता है ना, आप लोगों ने ही पढ़ा होगा कि भैया सेलिंग प्राइस होता है किसके बराबर होता है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। देखिए अब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है भैया 4650, ये तो आपको दे रखा है, मार्क प्राइस आपको नहीं पता, इंटू 100 माइनस डी, 100 माइनस डी मतलब 100 माइनस 7 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 93 अपॉन में 100। क्लियर। अब देखिए 4650, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, इक्वल्स टू क्या बचा बच्चे, एमपी यानी कि मार्क प्राइस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 93 से इसको काटिए, 93 से काटिए 4650 को, 93 5 से कितना होगा, 5 से 15, 5 नहीं 45 और 46, यानी 5 में यानी कि 50 टाइम्स में जो है ये आपका पूरा कट जाएगा, यानी 93 से ये 50 बार में कट गया भैया, और ये क्या आ गया 5000 इक्वल्स टू मार्क प्राइस। यानी भैया जो मार्क प्राइस होगी वो कितनी होगी, 5000 रुपए रहने वाली है। कितनी रहने वाली है भाई, 5000 रुपए। ठीक है, बोलिए क्लियर इतनी बातें। चले आगे बढ़े, आइए अगला देखिए क्या कह रहा है, ऑन फ्राइडे 720 पीपल वेंट टू द म्यूजियम। कह रहा फ्राइडे के दिन, किस दिन, फ्राइडे के दिन 720 लोग म्यूजियम जाते हैं। ठीक है भाई, फ्राइडे के दिन भैया 720 लोग जो है कहा जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं। ऑन सैटरडे कह रहा फिर अगला दिन क्या है भैया, सैटरडे यानी कि शनिवार वाले दिन ओनली 108 पीपल वेंट। कह रहा शनिवार वाले दिन केवल 108 लोग हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द म्यूजियम ऑन सैटरडे। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा भैया फ्राइडे के दिन 720 लोग जाते हैं, सैटरडे के दिन 108 लोग जाते हैं, तो कह रहा बताइए कितना डिक्रीज आया, कितना डिक्रीज आया। अगर मैं आपसे पूछूं पहले 720 जा रहे थे, अब 108 जा रहे हैं, कितना डिक्रीज आया। अगर आपसे कहा जाए कितना डिक्रीज आया, आप कहेंगे भैया 720 माइनस 108 कर दो। मैंने कहा हाँ भाई, एक कैरी 10 में 60 गया 2, एक और यहाँ क्या हो गया भैया 612, यही आएगा। 8 2 हासिल 1 और 1 1 2 6 7 612 आएगा। बोलो यही आएगा, बताओ जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यही आएगा। आपने क्या बोला कि भैया इतना जो है ये कम आ गया, यानी कि पहले लोग इतने जा रहे थे अब इतने जा रहे हैं, तो कम कितने जा रहे हैं 612। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि भैया परसेंटेज डिक्रीज बताओ, कितना बताओ परसेंटेज डिक्रीज। आप कैसे निकाले, देखो कमी कितने की आई ये बताओ, 612 की, 612 की, तो आप क्या लिखेंगे भैया 612 अपॉन में क्या रखेंगे, जो ओरिजिनल था, यानी शुरुआत में कितने लोग जा रहे थे 720, 720 इंटू 100%, परसेंटेज बदलना ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये जीरो से जीरो कट गया भाई। ठीक है, अब देखो इसको 12 से काटो, देखो 12 से 72 होता है बेटा, 12 पंजे 60 होता है, फिर 12 एकम 12। क्लियर, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, ये हो गया भैया 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2, 3 सत्ते 21, फिर 2 से भैया 10 कटिया कितनी बार, 5 बार में, यानी भैया आपके पास आ गया 17 गुणा 5%, 17 गुणा 5, 5 सत्ते 35 और 1 85, यानी कि भैया कितना बदलाव आ गया, 85% की जो है डिक्रीज हो गई। बोले क्लियर इतनी बातें। आइए आगे चलते हैं, कह रहा फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर व्हिच इज एट प्रेजेंट। कितनी है भैया अभी के टाइम पे है ये कितनी है 20 लाख। कह रहा है भैया 2 साल बाद एक शहर की जनसंख्या बताओ जो कि अभी प्रेजेंट में कितनी है 20 लाख है। कह रहा है रेट ऑफ इंक्रीज 3%। देखिए कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अभी शहर की जनसंख्या 20 लाख है, कितनी है भाई 20 लाख है। जैसे ही अगला साल आएगा, कह रहा भैया ये कितनी बढ़ गई 3% से बढ़ी। जब 3% से बढ़ेगी मेरे लाल, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगी। बताओ 20 लाख को 3% बढ़ाओगे तो 1 साल बाद की पॉपुलेशन आ गई, लेकिन उसने कितने साल बाद की कही है भैया 2 साल बाद की, आफ्टर 2 ईयर। तो यानी भैया इसको फिर से एक बार और 3% बढ़ाना पड़ेगा। जब आप 20 लाख को 2 बार 3% बढ़ाओगे तो आपको क्या है 2 साल बाद की जनसंख्या मिल जाएगी। अब देखिए बढ़ाएंगे कैसे, क्वेश्चन ये है भैया 20 लाख है, चलिए पहली बार बढ़ाते हैं, नीचे लिखिए 100 को कितना बढ़ाना है भाई 3%, 100 प्लस 3 कितना हो जाएगा 103, 103, ये पहली बार बढ़ गई। फिर दोबारा बढ़ानी है भैया, तो फिर वही कहानी भैया 100 और 100 प्लस 3 103। अब ये जो फाइनल जो आपका आंसर आएगा ना बच्चे, ये जो आंसर आएगा ये आएगी आपकी जनसंख्या, क्या आएगी जनसंख्या, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल बाद की पॉपुलेशन आएगी आपकी। क्लियर है जो उसने पूछी है। देखिए भाई कितने जीरो है, 2 और 2 4 कट गए, 1 2 3 4 कट गए, केवल क्या बचा भैया 200 इंटू 103 इंटू 103, इसकी मल्टीप्लाई करो 103 इंटू 103। आइए 3 3 9 0 3 1 3, फिर 0 3 0 0 0 0, फिर भैया 1 3 3 0 1, 9 हो गया, 0 हो गया, 3 और 3 6, 1 0 6 0 9 इंटू 2 और कर लो बेटा, 2 और कर लो, 2 नहीं 18 हो गया भैया, 0 1 2 6 12 हो गया भैया। ठीक है, दो और ये कितना हो गया 1 2 एकम 2, यानी भैया ये आ गया 2 1 2 1 2 1 8 2 1 2 1 8 0 0 0, सॉरी 0 0। यानी कि भैया जो पॉपुलेशन आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई भैया 21,21,800, 21,21,800। और आप देख पा रहे हैं ये रहा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर इतनी बातें। तो यानी 2 साल बाद जो है पॉपुलेशन क्या होगी ये आ जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 960 बोतल इन 8 आवर। कह रहा है एक मशीन है किसी में भैया किसी फैक्ट्री में, वो 8 घंटे में 960 बोतल भरती है।
8 घंटे में कितनी बोतल भरती है मेरे लाल? 960 बोतल भरती है। ठीक है भाई। अभी क्यों कह रहा है कि हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिक्स इन 6 आवर, कह रहा है 6 घंटे बताओ कितनी भरेगी। देखो 8 घंटे में 960 भरती है तो 1 घंटे का काम निकालने पहले कि 1 घंटे में कितना कर पाती है बताओ। अगर मैं कहूँ 8 घंटे में इतना भरती है तो 1 घंटे में कितना भरेगी, आप कहोगे 960 अपॉन में 8 बोतल, यही करे होगी। बोलो तो 1 घंटे में कितनी आ गई बोलो, बताओ कितनी आ जाएगी। इसको काट लो भैया 8 से। ठीक है, ये हो गया भैया 8 एकम 8, 9 में से 8 गए 1, 8 दूनी 16, यानी कि भैया 120 बोतल। 1 घंटे में 120 बोतल भरती है, तब आप बता नहीं सकते कि 6 घंटे में कितनी भरेगी। तो 6 घंटे में कितनी हो जाएगी, 120 गुणा में 6 बोतल, 120 गुणा में 6 यानी कि भैया 720 बोतल। कितनी भाई, 720 बोतल, यानी ए क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, बोलिए क्लियर इतनी बातें। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। कह रहे हैं जो फिगर देख पा रहे हैं एबीसी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, आपको पता है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं, यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड बराबर होती है, दो साइड बराबर होती है। तो कह रहा है किस फिगर में एबीसी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, कह रहा है जिसमें साइड एबी और एसी, एबी और बीसी बराबर है, यानी कि भैया ये एबी है और ये क्या है बीसी, ये बराबर है। ये जो मैंने ऐसे दो लाइन खींची इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, कह रहा है विच इज एक्स प्लस टू, कह रहा है जो कि क्या है एक्स प्लस टू। देखो अगर ये एक्स प्लस टू है तो मेरे लाल ये वाली भी कितनी होगी, एक्स प्लस टू ही हो, क्योंकि दोनों बराबर है। आगे क्या कह रहा है, एंड द अदर साइड इज 4x प्लस 6, कह रहा है जो बची हुई साइड है यानी कि ए सी, ये कितनी है भैया 4x प्लस 6 है, 4x प्लस 6। कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 130 सेंटीमीटर, कह रहा है अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर है तो आपसे क्या पूछा है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ए सी, यानी ए सी की वैल्यू होता है। अब एक बात बताइए, अगर आप फिगर देख पा रहे हैं, कुछ ये फिगर है, ये एक्स प्लस टू, ये भैया एक्स प्लस टू, और ये है भैया कितनी 4x प्लस 6। कह रहा है ये जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर क्या होगा बताओ, सारी साइड का सम, सारी साइड का सम इसका पेरीमीटर होगा। तो यानी आप क्या कहेंगे भैया, इसका जो पेरीमीटर यानी जो पेरी दिया है, यानी जो परिमाप दिया है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 130, 130 सेंटीमीटर। अब फिगर के हिसाब से क्या होगा, आप कहेंगे भैया एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू प्लस 4x प्लस 6, यही तो इसका पेरीमीटर होगा, बराबर 130 सेंटीमीटर बोलो। अब कितनी हो गई भैया, 4x और एक 5x और एक 6x, 6x ये हो गए, 6 और 2 8 और 2 10, 10 बराबर 130 सेंटीमीटर। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा भाई, तो 6x बराबर 120 आ गया। अगर आप x निकालेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। x कितना है 20। अब आप उसने आपसे क्या पूछा कि भैया साइड AC की वैल्यू बताओ, AC कौन सी थी, यही वाली थी, यही वाली, यानी आपको 4x प्लस 6 की वैल्यू बतानी है। तो 4 इंटू एक्स कितना है भाई 20 प्लस का 6, 4 गुणा 20 कितना हो गया 80 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 86 सेंटीमीटर का आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, बोलिए क्लियर, बताइए भाई क्लियर है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अपर फोर्स ऑफ 480 मैन विद अ कॉन्ट्रैक्टर कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 मंथ्स। ठीक है, कह रहा है 480 आदमी है, वो किसी कार्य को 10 महीने में कंप्लीट करते हैं, किसी कार्य को 10 महीने में कंप्लीट करते हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, कह रहा है बताइए कितने फालतू आदमी लाने पड़ेंगे, जस्ट वी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इन 6 मंथ्स, कह रहा है उसी काम को 6 महीने में करने के लिए। देखिए जब काम सेम हो, आदमी अलग हो, दिन अलग हो, घंटे अलग हो, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 H2, ये फॉर्मूला होता है। जहां पर M का मतलब मैन, D का मतलब है डेज, H का मतलब है आवर, यानी कि पहले वाले आदमी जो उसने देखे होंगे और वो आदमी कितने दिन ले रहे हैं, कितने घंटे ले रहे हैं, बराबर होता है किसके, दूसरे वाले आदमी वो कितने दिन ले रहे हैं, कितने घंटे ले रहे हैं, उसके बराबर होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, अवर फोर्स ऑफ 480 मैन, पहले आदमी कितने 480, तो यहाँ रख दीजिए M1 की जगह 480 मैन विद अ कॉन्ट्रैक्टर कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 महीने, यानी कि डी का मतलब होता है डेज, डेज कितने दे रखे भैया 10 महीने। क्या आवर्स दे रखे हैं, नहीं दे रखे, तो उसको भूल जाओ। आगे देखिए कह रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, कह रहा बताइए कितने फालतू आदमी लगेंगे, फालतू आदमी यानी अभी कितने 480, यानी कि भैया 480 में कुछ जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा मैन। तो अब वो यही कह रहा है कि बताइए कितने फालतू आदमी लगेंगे, मैंने मान लिया एक्स आदमी जो है फालतू लग रहे हैं। कह रहा हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इन 6 महीने, ये काम जो है कितने महीने में पूरा हो जाए 6 महीने। क्लियर इतनी बात, बोलिए क्लियर है। देखिए इससे काटेंगे तो 6 8 48, ये हो गया भैया 80 गुना 10, यानी कि भैया 800, 800 बराबर 480 प्लस एक्स, इसको धलाकर माइनस कर दीजिए, 800 माइनस 480 बराबर है 800 में 400 गए भैया 400 गए पूरे, 400 बचे और 80 भी घटा दो कितना हो गया 320, यानी कि भैया x की वैल्यू आ गई 320, यानी कि भैया वो जो फालतू आदमी लग रहे हैं ना इस काम को पूरा करने वो 320 होंगे, कितने होंगे भाई 320। ठीक है, चलिए आगे ये कह रहा है ना कैंप, कह रहा है कैंप लगा हुआ है, देयर इज एनफ फ्लावर फॉर 400% फॉर 30 डेज, कह रहा है शिविर में 400 व्यक्ति के लिए 30 दिनों का आटा है। ठीक है, 400 आदमी है और कितने दिन के लिए उनके पास आटा है 30 दिन का। कह रहा हाउ लॉन्ग विल द फ्लावर लास्ट इफ 100 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप, सेम वही कहानी है ये भी। देखो क्या कह रहा है 400 आदमी है,
कितने दिन के लिए भैया आटा है? 30 दिन के लिए। कह रहा हाउ लॉन्ग विल द फ्लावर लास्ट? कह रहा बताइए अब ये आटा कितने दिन चलेगा, यानी आपको डेज की वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा अगर 100 मोर पर्सन जॉइन द कैंप, कह रहा अगर 100 और आदमी ज्वाइन कर लेते, को पहले 400 है, अब 100 और जुड़ गए तो कितने हो गए बताओ? 500। यानी भैया 500 आदमी है और पूछ रहा है बताओ इनके लिए आटा कितने दिन चलेगा, यानी एक्स की वैल्यू निकाल। देखो 1 2 1 2 ये कट गया भाई, 5 से इसको काटोगे हो गया 5 इंटू इस, केवल क्या बचा बच्चे 4 इंटू 6 बराबर एक्स, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि भैया जो दिन लगेंगे वो 24 दिन लगने वाले हैं। एक है सही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें, बताइए बोलिए, चले आगे आइए। हम्म भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी वेदा क्लास एंड 10 इसके बारे में आपको डेली बताता हूँ कि आपका सफर और हमारा सफर यहीं तक नहीं है, हमारा सफर इसके आगे भी है, इसके आगे भी बहुत कुछ है हमारे लिए। ठीक है, ओके चलिए। कह रहा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 289x। कह रहा बताइए इनमें से कौन सा इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। देखिए देखिए अगर आप देख पाए तो क्या लिखा भैया एक्स का क्यूब माइनस 289x ये लिखा है। आप देख रहे हैं इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, आप एक्स बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा एक्स का स्क्वायर माइनस 289। अगर आप और आगे बढ़े बेटा तो इसको लिख सकते हैं आप एक्स का होल स्क्वायर, और ये किसी का स्क्वायर होता है पता है आपको, ये होता है भैया 17 का स्क्वायर, यही होता है बताओ, यही होता है। अब आप देख पा रहे हैं हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको कैसे खोल सकते हैं, आप कहेंगे भैया ये हो गया ए माइनस बी मल्टीप्लाई भैया ए प्लस, तो यानी आंसर फाइनली आपका क्या आ गया, ये आ गया, यानी x इंटू एक्स माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 17, एक्स इंटू एक्स माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 17, कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर कोई और किसी और तरीके से करना चाहता है, अगर उसको ये चीज नहीं आती तो वो क्या करना, सुनो मेरे ध्यान से, वो क्या करना मेरे लाल, वो एक काम करना है एक्स की वैल्यू को 1 रख लो, तो ये हो गया 1 का क्यूब माइनस 289 इंटू एक्स यानी 1, तो यानी ये हो गया 1 माइनस 289, फिर आंसर कितना आएगा बताओ माइनस का 288। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने इसको सॉल्व करा एक्स की वैल्यू 1 रखकर तो आंसर आया माइनस 288। आप अब इन ऑप्शन में भी रखकर देखो, ऑप्शन में भी रखकर देखो, चेक करो कहां पर सेम आंसर आ रहा है माइनस 288, 288 कहां आ रहा है, जहां पर भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, बोलिए क्लियर। चले आगे चले आइए, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा राहुल बॉट इलेक्ट्रिक आयरन फॉर 800 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 12%। कह रहा राहुल जो होता है इलेक्ट्रिक आयरन लाया, बड़े ध्यान से ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन लाया कितने की 800 की, तो यानी भैया जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपए का था, 800 रुपए का था, एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 12%। कह रहा है इसी को जो था भैया उसने 12% के फायदे पर बेचा। देखो जब 12% के फायदे पर बेचा तो एसपी बनेगी। देखिए जो जो क्वेश्चन दे रहा है आप सॉल्व करते रहिए, यानी 800 की चीज को 12% के फायदे पर बेचा तो कितने की जाएगी 112 बटे में 100, यही होगा। ये काट दीजिए, ये कट गई जीरो, करिए मल्टीप्लाई 112 गुना 8 करिए, 8 दूनी 16, 11 8 88, 88 और 1 89, यानी कि भैया 896, कितना 896। क्लियर थी बात, सही है ना, मल्टीप्लाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है भाई। 8 दूनी 16, 11 8 88, 88 और 1 89, ठीक है, यानी भैया जो 800 रुपए की वो चीज लाया था उसने कितने की बेच दी भैया 896 की बेच दी। क्लियर इतनी बात, आगे देखिए कह रहा है ही सोल्ड अनदर इलेक्ट्रिक आयरन, कह रहा है एक और जो है भैया वो कहलाता है आयरन लाता है, आयरन जानते हो क्या होता है, प्रेस को कहते हैं बेटा हम देसी भाषा में, ठीक है। कह रहा ही सोल्ड अनदर इलेक्ट्रिक आयरन एट 8% लॉस व्हिच वाज बॉट फॉर 1000। कह रहा वो एक और आयरन लाता है कितने की भैया 1000 की, 1000 की लाता है और उसको कितने के घाटे पर बेचता है बेटा 8% के घाटे पर, ठीक है। अब जब 8% के घाटे पर बिकेगा यानी एसपी बनेगी, कैसे बनेगी 1000 की चीज, 1000 की चीज कितने के घाटे पर गई बताओ 8%, तो ऊपर 100 माइनस 8 करो कितना हो गया 92, 92 देखो 1 2 1 2, यानी कि भैया जो चीज बिकी, ये जो आइटम बिका ये 920 का बिका। क्लियर इतनी बात। अब देखिए वो कह रहा है बताइए पूरे ट्रांजैक्शन पर उसको क्या मिला, फायदा मिला लॉस हुआ। अब देखिए बड़े ध्यान से, अगर आप देखें ये पहली इलेक्ट्रिक आयरन थी, ये क्या थी भैया फर्स्ट आयरन थी, और ये क्या थी सेकंड आयरन। पहली आयरन 800 की आई थी, दूसरी 1000 की आई थी। अगर मैं आपसे कहूं इनका टोटल सीपी बताओ, टोटल सीपी बताओ, तो आप क्या कहेंगे भैया 1000 और 800 यानी 1800 रुपए की ये दोनों पड़ गई, 1800 रुपए की दोनों पड़ गई। अगर मैं बात कहूं भैया ये पहले आयरन की एसपी थी, ये दूसरे आयरन की, अगर मैं कहूं टोटल एसपी बताओ, टोटल एसपी बताओ, तो आप क्या कहोगे भैया इन दोनों को जोड़ दो, 896 और कितना है भाई 920, ये हो गया 6 9 2 11 हासिल 1 8 9 9 18 यानी 1816, यानी भैया टोटल एसपी आ गई 1816, यानी दोनों चीज मिलाकर खरीदी इतने की गई, बेची इतने की गई। अब क्वेश्चन ने कहा ये बताइए फायदा हुआ लॉस, अब आप खुद ही देखिए 1800 की खरीद कर लाई थी और बिक कितने की गई दोनों चीज मिलाकर 1816, तो बताइए फायदा हुआ नुकसान, आप कहेंगे फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ 1800 की चीज 1816 में गई, यानी भैया प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया भैया प्रॉफिट हुआ, कितने का हो गया 16 रुपए का। अब ऑप्शन में चेक करिए कहां लिखा है प्रॉफिट ऑफ 16 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बोलिए डन, क्लियर इतनी बातें, चलें आगे बढ़े आइए, ओके। कह रहा बताइए इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या आएगा, देखो 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 भैया डेसिमल के राइट साइड देखो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो आप इसको लिख सकते हैं 56 अपॉन में 10 की पावर 9।
क्लियर, ये बात आपको पता है कैसे? अगर मान लो ऐसा लिखा है 0.02 लिखा है और उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करोगे? देखो डेसिमल ये रहा, उसकी राइट साइड कितनी संख्या है? 2 है ना? तो आप क्या लिखते थे? 2/100 ये लिखते थे और आप इसको क्या लिख सकते हैं? 100 को 10 की पावर 2, तो मैंने भी तो यही करा कि डेसिमल ये रहा, डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या है? 1, 2 तो 10 की पावर 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ये रहा डेसिमल, डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या थी? 9 तो 10 की पावर 9 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको और क्या लिख सकते हो भैया? 56 इंटू जब ये ऊपर आएगा तो बेटा पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव 10 की पावर -9। अब देखिए इसको बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपको इसको जो है उस फॉर्म में लाना है जहां पर इस पूरी संख्या की वैल्यू जो है ना, इस पूरी संख्या की वैल्यू जो है मेरे भाई 1 से लेकर 10 के बीच में। आप कहोगे ये कैसा आएगा? यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? 56 को, ये जो 56 है इसको 1 से लेकर 10 के बीच में लाना है। 1 से लेकर 10 के बीच में कैसे लाओगे? आप कहोगे भैया डेसिमल लगा दो 5 और 6 के बीच में यानी 5.6, तभी आ सकती है। बोले तभी आ सकती है। 1 मिनट दीजिए, जरा कॉल आ रहा है भाई। चलिए ओके, कॉल कट चुका है। आइए, तो मैं क्या बता रहा था कि भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना था। यानी कि भैया सीधी-सी बात ये थी कि भैया इसकी वैल्यू को 1 से लेकर 10 के बीच में लाना है। अभी यहाँ पर 56 है, यानी 56 को 1 से लेकर 10 के बीच में कैसे लाओगे? आप क्या कहोगे? भैया इसको 5.6 बना दो। कितना बना दो भाई? 5.6 बना दो। अब 5.6 कैसे बनेगा? बड़े ध्यान से देखिए। यानी कि भैया यहाँ डेसिमल लगाना है, यहाँ डेसिमल लगा अब देखिए होता क्या है? होता क्या है जब आप यहाँ डेसिमल लगाओगे मेरे लाल, देखो अभी यहाँ पर हो, यहाँ से इधर आओगे तो यानी एक डेसिमल इधर लगाओगे यानी ये हो गया 5.6। 5.6 इंटू 10 की पावर -9। अभी देखो आप लेफ्ट साइड एक बार आए, लेफ्ट साइड एक बार आए, लेफ्ट साइड एक बार आए, लेफ्ट साइड एक बार आए तो होगा क्या कि भैया इसमें +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो कितना हो गया भैया? 5.6 इंटू 10 की पावर कितना आ गया भाई? -8। और यही क्या है? सही उत्तर है। यही क्या है जी? सही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? चलिए ओके आइए। अगला क्या कह रहा है? इफ 2x 4y 8z इज अ नंबर डिविजिबल बाय 9। कह रहा है कि संख्या है 2x 4y 8z। कह रहा है ये क्या है? 9 से विभाजित है। कह रहा बताइए लीस्ट वैल्यू, कह रहा सबसे छोटी वैल्यू बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्या होगी। एक बात बताइए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कोई भी संख्या 9 से जब डिवाइड होगी, 9 से जब डिवाइड होगी, अगर उस सारी संख्या का सम 9 से डिवाइड हो जाए, यही रूल होता है। आप एक काम करिए इनको जोड़िए, जोड़िए कितना हो गया भैया? ये हो गया 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस वाई प्लस 8 प्लस जेड। कह रहा भैया ये क्या है? 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए तभी तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। जोड़ो 4 2 6 8 8 16, 16 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस यही आएगा। बोलो बोलो, ज्यादा नहीं, 4 और 2 6 8 और 6 14, ये 14 आएगा भाई। 14 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 9। अब आप खुद ही देखिए आपके पास यहाँ पर आया 14 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको 9 से अगर डिवाइड करना है, खुद सोचो 14 में क्या जोड़े? 9 से डिवाइड करना है, इसको 9 से डिवाइड करना है, पूरे को 9 से डिवाइड करना है। आप खुद सोचिए, यानी 14 प्लस जा रहा है कुछ, है ना? 14 प्लस अगर इनकी वैल्यू आएगी तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा 14 से। अब आप 9 का टेबल पढ़िए जो 14 के आसपास आता हो या उससे ऊपर आता हो। 9 वन 9, 9 टू 18, 9 टू 18 यही होता है। 9 टू 18 यानी आप क्या कह रहे हो कि भैया अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 हो जाए, कितनी हो जाए? 4 हो जाए, तो यानी 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18। और 18 क्या है? 9 से डिवाइड होता है। तो यानी भैया सबसे छोटी वैल्यू तो 4 आएगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? 4 ही आएगी। और यही क्या है? सही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बात? बोलिए क्लियर है? चले आगे चलते हैं। आइए, कह रहा है टू सिलेंडर्स हैव द रेडिया इन द रेशियो। कह रहा है 2 सिलेंडर है, ठीक है भैया, 2 सिलेंडर है तो दोनों की रेडिया अलग-अलग होगी। एक की मान लेते हैं R1, एक की मान लेते हैं R2। कह रहा है इनका जो रेडियाई का रेशियो है 2:3 है। कह रहा है हाइट का रेशियो 4:5 है, यानी हाइट भी अलग होगी। H1 H2 कितनी है? 4:5। कह रहा है वॉल्यूम का रेशियो बता दो। किसका बता दो? वॉल्यूम का रेशियो बता दो। तो यानी उनके आयतन का अनुपात बता। आपको पता है वॉल्यूम पहले की V1 मान लो, दूसरे की V2। तो क्या फार्मूला होगा? पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कट गया भाई। V1 अपॉन V2 कितना हो गया? बड़े ध्यान से देखिए, ये है R1 अपॉन, आप इसको क्या लिख सकते हो? R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। रख दीजिए R1 अपॉन R2 कितना है भाई? 2/3, यानी भैया 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 यानी कि 4/5, 4/5। ठीक है, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 4/5। 4 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? 16, 9 5 जा 45, यानी 16/45 आपका रेशियो आ गया। ठीक है, 16/45 यानी कि 16:45 यही कैसे ही उत्तर है। ठीक, आइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। ओहो, ये रूट अधूरे हैं, ये पूरे जाएंगे ऐसे, ये ऐसे पूरे, ये ऐसे पूरे है। ठीक है भाई, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। अगर आप देखें तो ये क्या है हमारे पास? √5 प्लस का √3 मल्टीप्लाई √5 माइनस का √3। आप देख पा रहे हैं ये है a प्लस बी और ये क्या है? a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होता है आपको पता है? a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी किसके बराबर होती है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है हमारे पास? √5, यानी कि भैया √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है भैया? √3 का स्क्वायर। अब आप खुद ही बताइए, अगर आप √5 का स्क्वायर करेंगे, अगर रूट में कोई भी चीज है, मान लो √10 है और उसका स्क्वायर करोगे तो जो रूट में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? 10, वही आंसर आता है। ऐसे √25 का भी स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा? 25 ही आएगा। ऐसे ही भैया √5 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। √3 का करोगे तो 3, 5 में से तो यही क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, आइए
अगला देखिए क्या कह रहा है, एजेस ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, देखिए पापा पक्का आएगा भाई। देखिए क्या कह रहा है, जो एजेस है भैया पी और क्यू की, कौन है भैया पी और क्यू, दो इंसान है, कह रहा है उनकी उम्र का जो रेशियो 6:8 है। ठीक है भैया, एक पी है और एक क्यू है, इनकी प्रेजेंट एज है, क्या है भैया प्रेजेंट एज, ये 6:8 में। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है 4 years फ्रॉम नाउ, कह रहा अब से 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद, अगर आज आपकी उम्र 20 है तो 4 साल बाद कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 20 + 4 यानी कि 24 होगी। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहा है इनकी भी उम्र सेम ऐसी अब से 4 साल बाद, एक काम करिए इसकी उम्र को 6x मान लीजिए, इसकी उम्र को 8x मान लीजिए। अब से 4 साल बाद जब जाओगे आगे तो इसकी एज क्या हो जाएगी भैया 6x + 4, इसकी भी एज क्या हो जाएगी भैया +4 जोड़ोगे यानी 8x + 4। कह रहा अब से 4 साल बाद इनकी एज ये आ गई, इसकी 6x + 4, इसकी 8x + 4। कह रहा अब जो रेशियो होगा इनकी एज का वो 7:9, यानी कि भैया इस एज का और इस एज का जो रेशियो आएगा वो 7:9 है, 7:9। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 6x + 4 डिवाइडेड बाय 8x + 4 इक्वल्स टू 7/9। बोलिए क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 6 कितना होता है बेटा 54x, 9 4 जा 36, 8 से मल्टीप्लाई करिए 7 8 जा 56 है, 7 की 4 से करिए 7 चौक 28। सारे x वाले एक तरफ, यानी कि इसको उधर ले जाओ 56x माइनस 54x। ठीक है, ये माइनस इसलिए हो गया क्योंकि इधर प्लस का था, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, और इधर क्या हो जाएगा भैया 36, और इधर आकर ये क्या हो जाएगा भैया माइनस का 28। देखो 16 में से 8 गए बेटा, कितना बचा 8 बचा, और ये कितना बच गया भैया 2x। अगर आप x निकालोगे मेरे लाल तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। बोलो x कितना आ गया 4 आ गया, ये यार। अब उसने क्या बोला देखिए, कह रहा प्रेजेंटेज बता दो क्यू की, क्यू की प्रेजेंटेज ये मानी थी हमने, प्रेजेंटेज क्यू की क्या है 8x, तो यानी आपको 8 गुणा x कितना है भैया 4, 8 चौक 32, यानी कि क्यू की प्रेजेंट उम्र 32 साल है। ठीक है, बोलिए क्लियर इतनी बातें, चले आगे आइए। 45 कह रहा ट्रेडर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, व्हाट परसेंट अबव कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क टू गेन 17%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलो होमवर्क में डालो इसको, होमवर्क में करके बताना। ठीक है, आइए। ओके, सबसे जरूरी चीज क्या है भाई, मॉडल पेपर्स, मॉडल पेपर्स, मॉडल पेपर्स, मॉडल पेपर्स। अगर आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आगे बहुत बेहतर करना चाहते हैं, रियल एग्जाम वाली फीलिंग लेना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं वेद एकेडमी की तरफ से मॉडल पेपर्स आ चुके हैं, और ये बहुत पहले से आ चुके हैं। मैं आपको कब से बता रहा हूँ, बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि आज ही बता रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर से भाई 399 में आपको 10 मॉडल पेपर है, 599 में 20 है, और 999 में जो भाई 30 मॉडल पेपर्स हैं, साथ में इनके हमारी शीट अवेलेबल है। अगर कोई भी बच्चा खरीदना चाहता है, कोई भी बच्चा खरीदना चाहता है, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूँ, लिखिए 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 भाई 9810337915, 9810337915, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये तो फ्री का है, इसको तो डेली 3 बजे देने आना ही है आपको, आना ही है भाई, आना ही है। ठीक है, चलिए, कह रहे द फॉलोइंग पैराग्राम, ये पैराग्राम दिख रहे हैं कौन सा, एबीसीडी, एबीसीडी। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल डी। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, ये है पैराग्राम, ये दे रखा है भाई। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये क्या है डी। ठीक है, ये आपको दे रखा है 4x + 12 डिग्री, ये है 4x + 12, और ये कितना है भाई 3x + 14, 3x + 14। आपसे क्या पूछा है, डी का वैल्यू बताइए, डी का, डी ये रहा। अब डी कैसे मिलेगा एक बात बताओ, ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है भैया, अपोजिट एंगल्स क्या होता है इक्वल, यानी कि भैया डी की जो वैल्यू होगी वो बी के ही बराबर आएगी, यानी मुझे बी मिल जाए तो मैं डी खुद ही निकाल दूंगा। अब देखिए हो क्या रहा है, पैरेललोग्राम में आपको पता है भैया दो लाइन पैरेलल होती है, ये पैरेलल है देखो, ये और ये, और पैरेललोग्राम में, और ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का। तो आप क्या कहेंगे भैया, इनका दोनों एंगल का जो सम होता है, आपने पढ़ा होगी, प्रॉपर्टी पढ़ी हुई पैरेललोग्राम में, कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 4x + 12 प्लस 3x प्लस 40, ये किसके बराबर होगा मेरे लाल, 180 डिग्री के। 4x और 3x जोड़ोगे, 4 और 3 कितना होता है बेटा 7x, इन दोनों को जोड़ो 4 और 2, 4 और 2 6, 1 और 1 2 बराबर 180 डिग्री। माइनस करिए 7x बराबर 180 में से 20 गए, कितने बचा बेटा 160, माइनस 6 करोगे 154 डिग्री बचा। अगर आप x निकालेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी हो गया भैया 14, 5 में से 4 गए 1, और 7 दूनी 14। ठीक है, यानी x की वैल्यू भैया 22 डिग्री, x की वैल्यू 22 डिग्री। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये निकालना था तो आप इसको सॉल्व कर दो, यानी एंगल बी मुझे क्या दे रखा है, आपको पता है एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल बी आपको क्वेश्चन ने दिया है 4x + 12, 4x + 12 यानी कि 4 × x, x कितना है भाई 22 + 12 कर दीजिए, ये होगी भैया 2 चौक 8, 2 चौक 8 + 12, और ये कितना आ गया भाई 100 डिग्री आ गया, कितना 100 डिग्री, यानी कि एंगल बी 100 है तो एंगल डी भी क्या होगा 100 है। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम। आइए, कह रहा बताइए इनमें से कौन सा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बताइए कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रेशनल नंबर, बोलिए बोले भाई कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, आप कहेंगे भैया एक, क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए, अ ट्रेन ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 4 आवर्स, चलिए एक ट्रेन है भैया,
300 किलोमीटर जो है 300 किलोमीटर जो है भैया वो 4 घंटे में चलती है। इतनी बात समझ आई? तो आप इसकी स्पीड बता सकते हैं। आप कहेंगे स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। व्हाट हैपेंड टू इट दिस गाय? हुँ, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप इसकी स्पीड निकालें तो कितना भैया? ये हो गया 25, 25 से 75 यानी कि भैया 75 किलोमीटर पर आवर है। देखिए जो क्वेश्चन देता है ना उसको साथ में सॉल्व करते रहिए। आप लोग सोचते होंगे कि भैया आप पहले सॉल्व करने लग जाते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं। मेरे भाई आप जब जो-जो चीज़ दे रखा है उसको लिखते चलो ना, खुद ही सॉल्व हो जाएगा। उसने बोला एक गाड़ी भैया 300 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में, देखो कॉमा आ गया, रुक जाओ बस, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, देन इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 3 आवर। अब होता क्या है, वो कह रहा है कि मान लो यहाँ तक 300 किलोमीटर चली वो, कह रहा है अब आगे जो है ना भैया अगले 3 घंटे जो चलेगी वो, अगले जो 3 घंटे चलती है उसमें वो अपनी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेती है। अब देखिए पुरानी स्पीड 75 थी, 75 को 15 बढ़ाओ बताओ, 75 5 80 और 10 90, यानी कि भैया अब जो स्पीड होगी वो 90 किलोमीटर पर आवर है इसकी। और ये कितनी देर के लिए चलती है? 3 घंटे चलेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 3 घंटे चलेगी। क्लियर है इतनी बात? अब आप खुद ही बताइए, उसने पूछा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ का तो डिस्टेंस दे रखा था यहाँ से यहाँ तक कितना भैया 300। क्या ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे डिस्टेंस बिल्कुल निकल सकता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। स्पीड आ गई भैया 90, टाइम कितना भैया 3 घंटे, और भैया 9 तिया कितना होता है 270, 270 किलोमीटर क्या है भैया ये डिस्टेंस आ गया। लो भाई ये भी आ गया 270 किलोमीटर। चलो अब टोटल डिस्टेंस पूछा था, टोटल डिस्टेंस पूछा था, बोलो टोटल दूरी पूछी थी ना उसने, कुल दूरी कितनी होगी? तो आप क्या कहेंगे भैया 300 प्लस 270 किलोमीटर जोड़ दो, यानी 570 किलोमीटर क्या है कुल दूरी आ जाएगी। ठीक है भाई, बोलिए चलिए नेक्स्ट आइए, अगला बताइए। कह रहे इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ऑफ बेस 20 डिग्री नंबर ऑफ इट्स साइड। ओ हो, एक्सटीरियर एंगल, ओ आपको पता है कि भैया जो बाह्य कोण होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक केवल मैं एक एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री बटे में एन, जहां पर एन क्या होता है भैया साइड यानी कि भुजाएं। एक्सटीरियर एंगल दे रखा आपको कितना 20 डिग्री, तो इसकी जगह आप 20 रख देंगे, बराबर 360 डिग्री अपॉन में एन, साइड निकालेंगे, इसको एन को ऊपर लाएंगे, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, ठीक है, अपॉन में कितना 20, ये कट गया भैया, कितना बचा n इक्वल्स टू 36 बटे में 2, n इक्वल्स टू 36 बटे में 2, n इक्वल्स टू 36 बटे में 2, और ये कितना आ गया मेरे लाल 18, यानी भैया n की वैल्यू 18 है, यानी कि जो साइड होंगी वो कितनी होंगी 18 होंगी, कितनी होंगी भाई 18। बोलिए क्लियर इतनी बातें? आइए नेक्स्ट पर आइए, देखिए क्या कह रहा है, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। ओके, कह रहा है ए की सैलरी बी की सैलरी की 40% है, ठीक है। कह रहा है ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी का 40% है। क्या है? बी की सैलरी का 40%, ऐसे लिखोगे। ये कट गया भैया, ये हो गया 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी ये हो गया भैया ए इक्वल्स टू 2/5 बी। मैंने कहा ठीक है भाई, आप यहाँ से ए रेशियो अगर बी निकालें, ए रेशियो बी कैसे भैया, बी को नीचे लाओगे तो ए बटा बी हो गया ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2:5 के बराबर आएगा। इतनी बात पता चली, आगे देखिए क्या कह रहा है। A salary is 40% of B salary, कह रहा which is 25% of C salary। अब देखिए क्या कह रहा, बड़े ध्यान समझिए, कह रहा B की जो सैलरी है 25% है C की सैलरी का। अब उसने एक और हिंट दिया आपको कि जो B की सैलरी है वो 25% है किसकी, C की सैलरी का, ठीक है। यानी कि भैया आपके पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करोगे 25 से कम 25 चौक, यानी बी रेशियो सी जो आएगा भैया वो 1:4 आ जाएगा, बोलो यही आएगा, ये आएगा। तो वो ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी ए सैलरी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा बताइए व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी ए सैलरी, यानी कि जो सी की सैलरी है वो ए की सैलरी का कितना परसेंट है। अब देखिए आपको ए रेशियो बी पता है, बी रेशियो सी पता है, क्या अगर मैं कहूँ आपसे ए रेशियो बी आपको पता है 2:5 है, अगर मैं आपसे कहूँ बी रेशियो सी तो आप क्या कहेंगे भैया ये है 1:4। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से कंबाइंड रेशियो निकालो ए बी और सी का, ए बी और सी का, तो आप कैसे निकालेंगे आपको पता है, पहले आगे वालों की मल्टीप्लाई 2 × 1 कितना हो गया भाई 2 हो गया रेशियो, फिर 5 × 1 कितना हो गया भैया 5 हो गया, और फिर आखिरी वालों की मल्टीप्लाई 5 और 20। क्लियर है? यानी ए की सैलरी 2 रुपए है, बी की सैलरी 5 रुपए है, सी की सैलरी 20 रुपए, ये रेशियो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी ए सैलरी, कह रहा है ए की जो सैलरी है सी की सैलरी का क्या परसेंट है। अब ये कैसे निकालोगे, इसका मतलब है ए की वैल्यू अपॉन में सी इंटू 100%। ए की वैल्यू कितनी है भैया 2, 2 और सी की वैल्यू कितनी है भाई 20 इंटू में 100%, 0 से 0 कट गया भाई, 2 से 2 कट गया, केवल क्या बचा 10%। कितनी है मेरे भाई 10% है, ठीक है। बोलिए क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चले, आइए कह रहा था स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 75 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओहो हो, कह रहा भैया 75 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो है परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए भैया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आप खुद ही बताइए कैसे करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करें, चाहे सोचिए सोचिए सोचिए। भैया 75 के फैक्टर करो, आप नहीं बताया, मैंने कहा हाँ कैसे करोगे 75 के फैक्टर, आपको भैया इसको लिख दो 25 × 3 25 या 75, यही होता है।
इसी को लिखते हैं 75। यानी कि आप क्या कह सकते हो भैया, देखो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 75। आपने क्या देखा भैया, 5 की तो कंप्लीट पेयर है, लेकिन ये जो 3 है ये तो अकेला है। इसके जैसा एक और 3 मिल जाए, इसके जैसा एक और 3 यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, तो 3 और 3 यानी कि मिलाकर 3 की पावर 2 हो जाएंगी। तो भैया क्या मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 3 की ही मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। बोलिए, बोलिए क्लियर है, बोलिए जल्दी। आइए, अगला क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, कह रहा है डिफरेंस बता दो, अंतर बताना है किस पर, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी जो साधारण ब्याज है, उन पर जो है डिफरेंस बताना है किसका, ऑन 12,000 रुपए वो 3 साल है 10% पर annum। देखिए कहने का मतलब क्या है, कुछ बच्चे क्या करेंगे भैया, यहाँ पर पहले एसआई निकाल लेंगे 12,000 रुपए पर 3 साल के लिए, है ना, फिर सीआई निकालेंगे 12,000 रुपए का 3 साल का, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, जबकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर, इतना समय आपके पास पेपर में नहीं होता। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, सुनिए, 3 साल का बता रहा हूँ मैं, 3 साल का फॉर्मूला क्या होता है, जो डिफरेंस आता है बेटा, जो डिफरेंस आता है किसका, एसआई और सीआई का, 3 साल का, वो क्या होता है भैया, पी पी इंटू आर का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, 3 साल है तो 3 बार 100 की मल्टीप्लाई। अब देखो डिफरेंस निकालने के लिए बोला, यानी यही तो निकालना है। देखो प्रिंसिपल कितना है भैया, 12,000, तो यहाँ 12,000 रख दीजिए। आर का स्क्वायर यानी रेट कितना है भैया, 10%, तो यानी कि भैया 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 इंटू में 300 प्लस आर यानी 300 प्लस 10 यानी बेटा कितना हो गया, 310, और अपॉन में क्या भैया 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई। अब आप खुद ही देखिए कितने जीरो कट गए, एक दो, एक दो, फिर भैया एक ये कट गया, मैंने कहा ठीक है भाई, एक ये कट गया, बहुत बढ़िया भाई, एक ये कट गया, बहुत बढ़िया भाई, एक ये कट गया, सारे जीरो कट गए, केवल क्या बचा 12 गुणा में 31, इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वही अंतर आएगा, कर लो, 31 गुणा 12 कितना हो गया भैया, करो, दो एकम दो, दो तिया छह, वन वन जा वन, वन थ्री जा थ्री, दो छह और एक सात, 372 कितना आ गया भाई, 372, यानी कि भैया जो अंतर आएगा, जो अंतर आएगा भैया वो कितना आएगा, 372 रुपए का आएगा, किसका आएगा, 372, यानी बी का सही उत्तर है। ठीक है, ये 3 साल के डिफरेंस का होता है। आप बाकी मैंने आपको 2 साल की कई बार बताए भी हैं। पता है 2 साल का पता है, बताइए किस किस को पता है, 2 साल का जिसको भी पता है मेरे भाई वो कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख कर जाना, 2 साल का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़े, चलिए, कह रहा है एलसीएम बता दो इसका, हो एलसीएम, हो देखो क्या है, ओ भाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2, मैंने इनको छोटे से बड़े में लगा लिया, ऐसे पहले 2 की पावर 3 लिख ली, फिर 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9। आप बताइए एलसीएम पूछा है, यानी कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होती है बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब हम फाइंड करते हैं तो लीस्ट के शुरुआत में क्या रहा, लीस्ट, लेकिन हम लीस्ट का उल्टा यानी कि हाईएस्ट निकालते हैं, यानी आपको वो पावर लेनी है जो हाईएस्ट है। देखो यहाँ क्या है 2 की पावर 3, यहाँ क्या है 2 की पावर 2, बताओ हाईएस्ट कौन सी है, 2 की पावर 3 है। यहाँ बताओ 7 की पावर 1 है और ये क्या है 7 की पावर 2, तो हाईएस्ट क्या है 7 की पावर 2 है। यहाँ बताओ 9 की पावर 3, 9 की पावर 1 में हाईएस्ट क्या है 9 की पावर 3, तो बस यही एलसीएम आ गया, 2 की पावर 3, 7 की पावर 2, 9 की पावर 3। देखिए 2 की पावर 3, 7 की पावर 2, 9 की पावर 3, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आइए, अगला क्या कह रहा है, देयर आर 14641 वर्कर, कह रहा है कि भैया 14,641 वर्कर हैं एक फैक्ट्री में, दे स्टैंड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ वर्कर इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। कह रहा हाउ मेनी वर्कर स्टैंड इन ईच, देखो क्या कहना चाह रहा है, बट ध्यान समझिए, कह रहा एक फैक्ट्री में 14641 वर्कर है, कह रहा वे इस प्रकार खड़े होते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कामगारों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर। देखिए कहने का मतलब क्या है, बट ध्यान सुनिए, अगर 6 रो है, मान लो 1 2 2 3 4 5 6, ये 6 रो है, कह रहा भैया इस तरीके से खड़े होते हैं कि जितनी रो है बड़े ध्यान सुनो, जितनी रो कितनी है 1 2 3 4, देखो मैं इसको लिख दे रहा हूँ R1 R2 R3 R4 R5 और R6। कहने का मतलब क्या है कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भैया, रो को प्रत्येक पंक्ति पंक्ति हाँ पंक्ति, यानी पंक्तियां हैं, पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्ति 6। कह रहा भैया जितनी रो है, कितनी रो है 6, कह रहा उतने ही क्या है हर एक रो में इंसान है, यानी कि भैया यहाँ 6 इंसान है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, जितनी रो उतने ही हर एक रो में इंसान। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा टोटल आदमी कितने होंगे यहाँ पे, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहूँ टोटल आदमी कितने होंगे, बताइए कितने होंगे, अगर आप सबको जोड़े कितने हैं भैया यहाँ पर 6, और ये भी कितनी रो है 6, यानी आप क्या कहोगे भैया 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, यानी भैया टोटल आदमी 36 है, टोटल आदमी 36। अभी 6 इंटू 6 हुआ कैसे, देखो ये 6 का मतलब क्या था, एक रो में कितने आदमी है, यही है ना, नंबर ऑफ मैन इन अ रो, कितने आदमी हैं एक रो में, और ये वाला 6 कौन सा था भैया, कितनी रो है, ये क्या है भैया नंबर ऑफ रोज है ना। जब आपने 6 गुणा 6 करा तभी तो 36 आया, बताओ।
आप खुद करके देख लो, इसको 4 मानकर देख लो, केवल रो 4 ले लो और आदमी भी 4 लेने पड़ेंगे। अगर रो 5 है तो आदमी 5 लेने पड़ेंगे, अगर रो 9 है तो हर एक रो में आदमी भी 9 लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आए टोटल आदमी यानी 36 आदमी। अब सेम कहानी ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 14641 वर्कर। देखो अब क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए, कह रहा है ये जो टोटल आदमी है ना, अब कह रहा है 14641 है, 14641 है। कह रहा है स्टैंड इन सच अ वे, कह रहा है इस तरीके से खड़े कि नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। तो एक काम करते हैं भैया, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि भैया जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज है वो क्या भैया एक्स है। अगर रो एक्स है, सो नंबर ऑफ मैन कितने होंगे, वो भी एक्स होंगे, वो भी कितने होंगे भैया एक्स होंगे। और आपको पता है यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स इंटू एक्स, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। यानी भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14641 है। अब उसने आपसे यही तो पूछा, बताइए हाउ मेनी वर्कर स्टैंड इन ईच रो, हर एक रो में कितने वर्कर है। हमने मान लिया भैया एक्स रो होती है, एक्स आदमी है हर एक रो में। तो आप जब एक्स क्यों निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे भैया अंडर रूट 14641, यानी एक्स की वैल्यू भैया 121 का स्क्वायर होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 121 आएगी। बोलिए क्लियर। तो यानी भैया जो आदमी है हर एक रो में वो कितने, 121। बोलिए समझ पाए इस चीज को, बताइए भाई। चले आइए, कह रहा है ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी 5:6, सी रेशियो डी 7:8। कह रहा है ए रेशियो डी, अबे भाई मजाक कर रहा है, एक बात बता बेटा, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी लिखा मैंने, ठीक है। फिर भैया ए रेशियो बी की वैल्यू रख दी 3/4, फिर क्या भैया बी रेशियो सी 5:6, यानी कि भैया मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दी बी रेशियो सी की, तो वो कितना है भैया 5/6। ऐसे भैया क्या है हमारे पास सी रेशियो डी, सी रेशियो डी कितना है 7/8, यहाँ मैंने लिखा सी रेशियो डी भैया ये कितना है 7/8, बस यही थे। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई कराओगे, खुद देखो ए अपॉन बी की वैल्यू रखी, बी अपॉन सी की रखी, सी अपॉन डी, इन तीनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या होगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो आपके पास केवल क्या बचा, ए अपॉन डी। और ए अपॉन डी का मतलब ही क्या होगा, ए रेशियो डी नहीं होगा। बोलो ए रेशियो डी ही नहीं होगा, बोलो। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको सॉल्व करता हूँ। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या और कोई कट पा रहा है, नहीं। ऊपर हो गया भैया 5 सत्ते 35, नीचे हो गया भैया 4 दूनी 8, 8 8 64, यानी 35/64, यही क्या है सही उत्तर होगा। बस खत्म कहानी। बोले डन, बोले भाई डन। चले आगे चले, क्रैश कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया भाई, अभी भी समय है, खरीद लो भाई और पढ़ाई लिखाई पर फोकस कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके आइए, देखिए क्या कह रहे हैं, 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 2 5 7 2, कह रहा था द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। कह रहा है 4 एंगल जो है क्वाड्रिलेटर के वो इस रेशियो में है, सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बताओ। अबे भाई 4 एंगल है, 2:5:7:9, ये 4 एंगल है। एक बात बताओ, चारों एंगल का जो सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटर में, एक मिनट दीजिए, ठीक है। आप ही बताइए, ये 4 एंगल का रेशियो है और चारों एंगल का जो सम होगा क्वाड्रिलेटर में वो कितना होता है। आप कहेंगे भैया 360, मैंने कहा हाँ भाई। आप इनका सम बताइए कितना आएगा, जोड़ी देखिए 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, यानी भैया 16 की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है। अगर आप एक की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 360/16, यही आएगी। बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो, बोलो ना, यही आएगी। यानी भैया एक की वैल्यू 360/16 से। मैं आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ा एंगल बताओ। एक बात बताओ, मैंने आपको कई बार बताया, कई बार जीवन में हमेशा बोला है, जो रेशियो में सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा आंसर आएगा। सबसे बड़ा क्या है, 7। सबसे बड़ा क्या है, 7। आप ऑप्शन में वो चेक कर लो जो 7 का मल्टीपल है, आंसर भी 7 का मल्टीपल ही आएगा। आप वो ऑप्शन चेक कर लो जो 7 का मल्टीपल है, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी एक की वैल्यू इतनी है तो 7 की कितनी हो जाएगी मेरे लाल, 360 डिग्री बटे में 16 गुणा में, यही होगा। 4 से काट दो इसको, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, ये हो गया 45। यानी भैया कितना हो गया, 45 गुणा में 7 बटे में 2, यानी आंसर पॉइंट में आएगा, पक्की बात है। और एक ही ऑप्शन है 157.5, ठीक है। चले ओके, चले देखिए, चले आगे बढ़े। आइए देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4, इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1856, कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अरे भाई 3 नंबर का रेशियो दे रखा है, इसको मान लो 2x, इसको मान लो 3x, इनको मान लो 4x। कह रहा है कि भैया इनके स्क्वायर का सम, इनके इनके स्क्वायर का जो सम है, इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 1856। कह रहा सबसे बड़ा नंबर बताइए। चलिए 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का करिए 9x स्क्वायर, 4 का करिए 16x स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 185, ठीक है। 16 और 4 20 और 9 29, कह रहा 29x स्क्वायर की वैल्यू भैया 1856 के बराबर आ गई। अगर आप x स्क्वायर निकालेंगे तो 1856 बटे में 29। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, 1856 बटे में 29 कितनी बार कट जाएगा भाई, 29 से काटोगे 7 बार, देखें ये 6 बार, 6 9 54, 6 दूनी 14, 14 5 19, ये तो ज्यादा आगे आ गया। 29 गुणा में 5 करिए, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 145, है ना। बोलिए ये सही है, 6 9 54 और 6 दूनी 12, 12 5 17, ये 17 आएगा, 174, यही कट गया भैया 6 बार में, 174, 5 में 4 का 1, 8 में 7 का 1 और ये 6 और 29 के टेबल में 4 बार कट गया, 116।
ठीक है भाई? तो यानी कि भैया एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 64। अगर आप एक्स निकालोगे मेरे लाल तो क्या होगा अंडर रूट 64, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8। एक्स कितना आ गया 8। उसने क्या बोला सबसे बड़ा नंबर बताओ। देखो फिर से वही वैल्यू जो रेशियो में सबसे बड़ी होगी वो सही सबसे बड़ा नंबर होगा। क्या है सबसे बड़ा 4। तो यानी आपको क्या निकालना है 4x की वैल्यू निकालो। यानी 4 गुणा 8 बोलो कितना हो गया 32। कितना 32। अब देखो मैंने क्या बोला जो रेशियो में सबसे बड़ी वैल्यू वही सबसे बड़ा नंबर होगा। आप चेक करो 4 के मल्टीपल कहां है। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओह माय गॉड यहाँ फंस जाते अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू जाते ऐसे कहानी सोचते। अगर वो ऑप्शन ले लो मान लो यहाँ पर 3 ऑप्शन हट जाते जो 4 के मल्टीपल नहीं तो बचा हुआ 4 का खुद ही आंसर हो जाता। ठीक है आइए करेक्ट बैग कंटेन करता है 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के इस रेशियो में 5 रेशियो 8 रेशियो 8 कह रहा अगर टोटल पैसे की जो वैल्यू है वो 104 है कह रहा 2 रुपए के कोई निकल। देखिए आपके पास कॉइन कौन कौन से 1 रुपया का है भैया 2 रुपया का है और किसका भैया 5 रुपए का है। किस रेशियो में है 5 रेशियो 8 रेशियो 1। मैंने यहाँ लिखा कॉइन रेशियो क्या लिखा भाई कॉइन का रेशियो जो है वो क्या भैया 5 रेशियो 8 रेशियो 1 है। ठीक है कह रहा है अगर टोटल वैल्यू 104 है। टोटल वैल्यू का मतलब क्या होता है खुद सोचिए। टोटल वैल्यू का मतलब क्या है कि यानी भैया यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आएगा वो 104 रुपए के बराबर है। क्लियर। अब यहाँ क्या है बड़े ध्यान से एक के सिक्के कितने 5। ये वैसे रेशियो है एग्जैक्टली नहीं मान सकते हम ये 5 का मल्टीपल भी हो सकता है 10 भी हो सकते हैं 25 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूं आपसे अमाउंट पूछूं बड़े ध्यान सोचिए। अगर मैं आपसे अमाउंट को देखो एक के सिक्के हैं 5 तो अमाउंट कितना होगा आप कहोगे भैया 1 गुना 5 कितना हो गया भैया 5 रुपया। यहाँ भैया 2 के सिक्के हैं 8 तो कितने हो गए भैया 8 दूनी 16। मैंने कहा ठीक है भाई। यहाँ 5 के सिक्के हैं 1 तो कितना हो गया भैया 5। अगर आप इनको टोटल करें तो अमाउंट ही बैठेगा और ये अमाउंट आपको टोटल कितना दे रखा है 104। यानी इन सबका जो सम है भैया वो 104 रुपया के बराबर है। क्लियर है दिमाग इनको जोड़िए कितना हो गया 5 और 5 10 और 6 16 26 है ना। यानी भैया 26 की वैल्यू जो है 104 के बराबर है। अगर मैं लाल 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 104 बटे में 26। 104 बटे में 26 एक की वैल्यू है। अब देखिए उसने क्या कहा 2 रुपए के सिक्के बताओ कितने हैं 2 रुपए के सिक्के। अब ये रही कॉइन रेशियो 2 रुपए के सिक्के कितने थे 8 8 यानी 1 की वैल्यू इतनी है तो 2 की वैल्यू आपको बतानी है। 2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी आप कहोगे 104 बटे में 26 गुणा में 8। ठीक है इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाए। बोलिए क्लियर नहीं बात 104 है ठीक है। बोलो करा जाए सॉल्व। बोलो बोलो तुम बताओ आगे सॉल्व करा जाए। आओ सॉल्व कर जाते तो देखो 104 बटे में 26 गुणा कितना है 8 2 हो गया 2 चौक 8 2 एकम 2 2 तिया 6 13 से इसको काटो 8 बार में कट गया भैया 13 8 104 और 8 गुणा 4 कितना हो गया भाई 32। यानी कि भैया जो टोटल सिक्के हैं वो 32 है 32 है। ठीक है बोलिए क्लियर। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। कह रहा है एरिया जो है ट्रेपीजियम का एरिया जो है ट्रेपीजियम का 540 मीटर स्क्वायर है। अबे भाई एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का बताओ आप कहोगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट यही होता है। कह रहा है एरिया 540 है। मैंने कहा ठीक है भाई एरिया मान लो 540 है हाँ मल्टीप्लाई आगे देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 12। कह रहा है दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी 12 है। देखो वो ट्रेपीजियम होता क्या बड़े ध्यान से देखो कुछ इस तरीके का चित्र होता है ना भैया जिसके अंदर ये दो साइड पैरेलल होती है और ये दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी होती है जिसे हम हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं हाइट कहते हैं। ठीक है तो वो यही कह रहा है एरिया जो इस ट्रेपीजियम का भैया 540 है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 12। ये दो पैरेलल साइड है इनके बीच की दूरी 12 है यानी कि हाइट 12 यानी h की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 12। क्लियर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड। अब देखो पैरेलल साइड कौन सी है ये और ये a है और ये b है। ठीक है इसी को हमने लिखा है यहाँ पे a प्लस बी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड। कह रहा है कि भैया क्या कह रहा है भैया एक पैरेलल साइड 20 है कोई भी मान लो a को मान लो 20 आपने कहा a को मान लो मैंने इसको मान लिया 20। ठीक है आगे क्या कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड यानी b की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है इसको यहाँ लिख देते हैं ज्यादा दूर हो गया 12। ठीक है इसके पास लगाकर ये हो गया 12। ठीक है भाई देखो ये हो गया बेटा 2 6 12। ठीक है ये हो गया 540 बराबर बराबर 20 प्लस का b मल्टीप्लाई में 6। देखिए 6 से कट जाएगा 6 9 50 को केवल क्या हो गया भैया 90 बराबर 20 प्लस का b। ये माइनस होगा 20 इधर आकर तो कितना आ गया 70। यानी भैया जो b है वो कितना है 70 है यानी जो हमारी दूसरी पैरेलल साइड है वो कितनी है 70 है। ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट बताइए। कह रहा था लेंथ ऑफ डायगोनल फ्रोम्बस आर 24 एंड 18 व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्रोम्बस। ओह माय गॉड वेरी इजी क्वेश्चन। दोनों डायगोनल की लंबाई एक 24 एक 18 एरिया पूछ रहा है। आप ही बताइए एरिया क्या होता है हाफ d1 मल्टीप्लाइड हाफ d1 कितना है भाई 24 सेंटीमीटर d2 कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक है ये कितना हो गया भैया 12। ठीक है ये हो गया 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर। एक ही ऑप्शन में देख पा रहा हूँ यूनिट डिजिट से वो क्या है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि 8 गुणा 2 कितना आएगा लास्ट में 6 आएगा और एक ही ऑप्शन में है वो एक ही ऑप्शन में। ठीक है बोलिए क्लियर तो नहीं बात। चले आइए ओके। तो ये जो गैस पेपर आप लोगों को चल रहा है मेरे लाल मेरे रसगुल्लो इसको आप जो है हमारी एप्लीकेशन पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से डाउनलोड करिए स्कैन कर और एप्लीकेशन पर अटेम्प्ट करना शुरू करिए। चलिए आइए कह रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर। कह रहा हाइट बतानी सॉलिड सिलेंडर की जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो
रेडियस दे रखी है भैया 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 880। देखो टीएस से कितना दे रखा भैया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बताइए टीएस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आप कहेंगे भैया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, या कुछ बच्चे कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम ही वैल्यू है। ठीक है, बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, भैया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस दे रखी है 7, ये भी होगी भैया 7 प्लस एच बराबर 880, यही है। ठीक है, देखिए 7 से 60 कट गई, भैया हो गया 22 गुणा 2, ये हो गया 44 गुणा 7 प्लस 4 बराबर 880। भैया 44 से कट गई कितनी बार? 20 बार में। तो क्या आ गया भैया 7 प्लस एच बराबर 20, अगर आप एच निकालोगे तो 20 माइनस 7 कितना हो गया मेरे लाल? 13। यानी भैया हाइट कितनी आ गई? 13 आ गई, 13 आ गई। जो चीज दे रखी है बस उसी का इस्तेमाल करिए, सॉल्व करते रहिए, खुद ही आंसर आता रहेगा। देखिए कह रहा वॉल्यूम जो है क्यूब की 343 है, सरफेस एरिया बताओ। अबे भाई वॉल्यूम क्यूब की 343, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब बराबर 343, अगर ए निकालेगा तो 7 आएगा, साइड मिल गई। सरफेस एरिया क्या होता है बोल? 6 ए का स्क्वायर। क्या होता है सरफेस एरिया? 6 ए का स्क्वायर। तो भैया 6 इंटू ए कितना है? 7 का स्क्वायर 49, मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 6 9 54, लास्ट में 4 आएगा। देखो ए के ऑप्शन में है तो कितना है? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चले आइए देखिए क्या कह रहा है। अ मेटल शीट 144 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1 सेंटीमीटर थिक इज मेल्टेड इनटू अ क्यूब, द साइड ऑफ क्यूब इज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मेटल शीट है, ठीक है, एक मेटल शीट है, 144 सेंटीमीटर लंबी है, 12 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 1 सेंटीमीटर थिक है, उसको मेल्ट कर क्यूब बनाया गया, साइड ऑफ क्यूब बताइए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बड़े ध्यान से देखिए, 144 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर ब्रॉड, 1 सेंटीमीटर थिक का मतलब क्या है कि भैया फिगर क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड है भैया, इस क्यूबॉइड को मेल्ट करा गया और क्या बनाया भैया? क्यूब बनाया गया। यानी कि एक घनाभ था, घनाभ को पिघलाया गया और क्या बनाया गया? घन बनाया गया। जब भी ऐसी कहानी हो, किसी चीज को पिघलाकर कुछ बनाया जा रहा है, किसी चीज को पिघलाकर कुछ बनाया जा रहा है, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी। यानी कि भैया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का वॉल्यूम बराबर होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। साइड तो पूछी इसने क्यूब की, यानी ए की वैल्यू आपको निकालनी। देखिए लेंथ कितनी है भाई? 144 सेंटीमीटर। ब्रेड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हाइट यानी कि थिकनेस कितनी है भाई? 1 सेंटीमीटर बराबर ए का क्यूब। अगर आप ए निकालें तो ये हो जाएगा भैया क्यूब रूट 144 गुणा क्यूब रूट 144 गुणा 12 गुणा में ए बराबर ए। अगर आप देखें तो भैया इसको आप लिख सकते हैं, किसा लिख सकते हैं? 12 गुणा 12, और ये हो गया भैया 12 बराबर ए। अब देखिए क्यूब रूट है तो भैया 3 का भैया क्या बन रहा है? ट्रिपलेट बन रहा है, और उसमें से एक बाहर आ जाएगा, यानी 12 बराबर ए। यानी भैया साइड की वैल्यू 12 है। डी इज द करेक्ट। बोलिए क्लियर इतनी बातें? हम्म, चलिए आइए 64 क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। ओहो, कह रहा दो संख्या को जोड़ने पर सम 11 आता है। देखो 6 और 5 11, 5 6 11, 7 4 11, 8 3 11, सबको जोड़कर 11 है। लेकिन आगे क्या कहा? इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। ओहो, हर एक संख्या में से अगर आप 9 घटा दे, हर एक संख्या में से आप 9 घटा दे, कह रहा है द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो कह रहा है डिजिट जो है उल्टी हो जाती है। यानी कि जैसे आपने 65 माइनस 9 करा, तो जो आंसर आएगा उसमें क्या आना चाहिए? 56 आना चाहिए। अब चेक करना है कि वो कौन सी जगह आ रहा है। देखिए 65 माइनस 9 करिए भैया, 15 में से 9 हो गए 6, और ये हो गया 56। देखो इसका उल्टा हो गया। इसको करो 56 माइनस 9, 16 में से 9 हो गए 7, ये हो गया 47। इसको करो 14 में से 9 हो गए भैया 5, और ये हो गया 4। इसको करोगे तो भैया कितना हो गया? ये हो गया 4, और ये हो गया भैया 7। अब देखो कहां पर उल्टी होगी? देखो 65 था, 65 से क्या बन गया? 56। तो यही उत्तर होगा। ठीक है, यही उत्तर होगा। आप इसको एक्स वाई मानकर मत करो कि लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस का बाई 10x प्लस बस का बाई। फिर देखोगे भैया 9 जोड़ोगे, उसमें से 9 घटाओगे, डिजिट रिवर्स होगी, फिर उसको y प्लस x करोगे, बेटा प्राण निकलेंगे तेरे। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन गणित का आइए देखिए क्या कह रहा है। इफ 25% ऑफ अ नंबर, कह रहा 25% जो है किसी नंबर का लेस है 20% ऑफ 800 बाय 25, तो कह रहा फाइंड द नंबर। ओहो, कह रहा नंबर मान लो x, कह रहा 25% जो है किसी नंबर का, 25% जो है किसी नंबर का, क्या कह रहा भैया? लेस देन है किससे? 20%। किससे लेस देन है? 20% ऑफ 800 से कितना? 25। कह रहा नंबर निकाल दो। 25 चौक 100, यानी हो गया भैया x बटे 4, ये हो गया भैया, ये कितना भी 20% था ना। 1 2 1 2 8 दूनी 16, 160 माइनस 25। ठीक है, ये हो गया x अपॉन 4। बताइए कितना हो गया? 160 माइनस 20 करिए 140, माइनस 5 करेंगे कितना हो गया भैया? 135। यानी x की जो वैल्यू आ गई भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई 135 गुणा में 4, 135 गुणा में 4। बताइए 135 गुणा 4 करिए, 4 पंजे 20, 4 या 12 और 2 14, 4 एकम 4 1 5, कितना आ गया भैया? 540। 540 यानी कि भैया वो जो संख्या थी वो 540 थी। ठीक है, वो जो संख्या थी वो क्या थी मेरे भाई? 540 थी। बोलिए क्लियर इतनी बात है भाई? 2499 2499 2499 बहुत ही प्यारा प्राइस है, बहुत ही कम रेट है। ठीक है, तो जल्दी से जल्द इसमें एनरोल हो जाओ, फायदा तुम्हारा है।
फायदा तुम्हारा है, हमारा कोई फायदा नहीं है, फायदा आपका है। ठीक है? तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल होइए और अपनी तैयारी शुरू करिए। ये सारी चीज़ों के साथ आप लोगों की तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है? ओके, तो चलिए अब आपकी साइंस वाली मैम आती हैं। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए जी अब शुरू करा जाए साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, देख के डरना नहीं है भाई, क्योंकि ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो डरना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एक एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसको ऑप्शन से हम लोग मैच करेंगे और फिर अपना करेक्ट आंसर ढूंढेंगे। शुरू करा जाए, सब रेडी हैं? सब रेडी है कि नहीं? एनर्जी है कि नहीं? चलिए शुरू करा जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? मैच द ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसके ऑर्गन पूछे गए? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। यानी कि कॉलम 1 में हमें ऑर्गन्स के नाम दिए हुए हैं, कॉलम 2 में हमसे बोला गया है उसके रिस्पेक्टिव फंक्शन है, अब हमें मैच करना है। ठीक है, ये चीज हमने क्लास में पढ़ी है, स्टेटमेंट समझनी है। पहला क्या दिया हुआ है? टेस्टिस दिया हुआ है, वास डिफरेंस दिया हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिया हुआ है। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? टेस्टिस का फंक्शन सबको पता है, क्या होता है भाई? ये मेल गैमीट का प्रोडक्शन कराता है। मेल गैमीट यानी कि क्या मेल गैमीट है? मेल गैमीट होता है स्पर्म। तो भाई फर्स्ट का होना चाहिए ए। अब देखो फर्स्ट का ए किस किस में दिया है। अब आपको ये नहीं करना है कि सारी स्टेटमेंट पढ़ ली और मैच कर ली, थोड़ा टाइम भी बचाना है। वो टाइम हम कैसे बचाएंगे? पहले हमने देखना है फर्स्ट का ए, इस पे हम कंफर्म है। जब इस पे कंफर्म है तो देखो कौन कौन से ऑप्शन में फर्स्ट का ए दिया हुआ है। फर्स्ट का ए दिया है ए वाले में और डी वाले में, यानी कि क्या हम बी और सी को निग्लेक्ट कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में हम श्योर है और वो इसमें नहीं दी हुई है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में ऑर्गन है हमारे पास वास डिफरेंस, ये भी हमने क्लास में पढ़ा है, इसका भी हमें फंक्शन पता है। वास डिफरेंस क्या करता है? स्टोर करता है मेल गैमीट को और ट्रांसपोर्ट कराता है आगे की तरफ। ठीक है, तो भाई सेकंड का ऑप्शन मिल रहा है बी। बी, ठीक है। अब सेकंड का बी इन दोनों में से देख लो किस में है। सेकंड का बी दिया हुआ है फर्स्ट वाले में, तो थर्ड का सी ऑब्वियस हो गया। जब हमें दो स्टेटमेंट में हम कंफर्म है, तीसरा हमारा ऑब्वियस हो गया, तो भाई इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए। ठीक है, टेस्टिस क्या करता है भाई? प्रोडक्शन कराता है मेल गैमीट का, यानी कि शुक्राणु का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में। दूसरा क्या है? वास डिफरेंस, उसका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट कराता है और स्टोर कराता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है वो सेमाइनल फ्लूइड को सेक्रीट कराता है, जो कि नरिश करता है स्पर्म्स को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? ये वर्ड्स ना ध्यान रखने, कहीं पे नॉट दिया हुआ है या ओनली दिया हुआ है, इन सब वर्ड्स को ध्यान रखना है। देखो आपको कैपिटल फॉर्म में भी दे दिया गया है कि नजर जरा सी हट ना जाए। ठीक है, तो क्या होगा? ए कोक, बी कोलतार, सी कोल गैस और डी है पेट्रोल। सो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? भाई इसका सही आंसर है हमारा कोक। होगा क्या? नहीं, कोक तो मिलता है हमें कोयले से। फिर कोलतार होगा क्या? नहीं। कोल गैस होगा क्या? देखो कोल पूछा गया है, सब दोनों में तो कोल वर्ड्स हैं, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, कोक भी हमें पता है उसी से रिलेटेड है। फिर पेट्रोल जो है वो हमें कोल से नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भाई डी। ठीक है, सही आंसर क्या है? डी है, यानी कि पेट्रोल। अगला क्वेश्चन, द सब्सटेंस, यानी कि द सब्सटेंस दैट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, वो उत्पाद, वो हमारा सब्सटेंस जो कि ऐसा पदार्थ जो कि नीली फ्लेम के संग, नीली लौ के संग जलता है, कौन सा है? घर में देखा है? बताओ कहां पर देखा है नीली फ्लेम के संग जलता है? जब मम्मी किचन में खाना बनाती हैं और गैस ऑन होती है तो उसका कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। तो उस गैस में कौन सी गैस होती है? एग्जैक्टली उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? देखो उस सिलेंडर में गैस होती है भाई एलपीजी। सिंपल, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द among द गिवन पेयर द फोर्स ऑफ एक्टिंग एट द डिस्टेंस इज। देखो आपको फोर्सेस के नाम दिए गए हैं, पेयर में नाम दिए गए हैं, आपने इसमें करना क्या है? पूछा क्या गया है? कौन सा बल युग्म दूरी से कार्य करता है?
यानी कि हमने फोर्स कितने टाइप की पढ़ी है? 2 टाइप की पढ़ी है। एक पढ़ी है संपर्क वाली और एक पढ़ी है नॉन संपर्क, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। अब ये कह रहे हैं युग्म दूरी से काम कर रहा है, मतलब ऐसी फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। हमें किन फोर्स की बात करनी है? हमें यहाँ पे बात करनी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो नॉन कॉन्टैक्ट वाली फोर्सेस कौन कौन सी थी? याद करो, नॉन कॉन्टैक्ट वाली हमारे पास 3 फोर्सेस थी जो हमने पढ़ी हैं। कौन कौन सी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन कौन से हैं? याद रखो, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कैसी थी? ये थी नॉन कॉन्टैक्ट। अब देखो कहीं भी इनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है, टेंशन एंड मस्कुलर फोर्स नहीं, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही दूरी से काम कर सकती है। ठीक है, एक प्रॉपर डिस्टेंस से वो काम कर सकती है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सबने सुना ये नाम, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये मेनली किसको कंजर्व करता है? यानी कि फेमस फॉर कंजर्विंग बाघ, एशिया टाइगर, एक सिंग वाला गैंडा और हाथी। चलिए फटाफट से आंसर चाहिए इसका। ये ऐसे क्वेश्चन है ना बच्चों नेशनल पार्क से रिलेटेड जो जनरली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वन हॉर्न राइनो। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जनरली जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं वो मेन किस पर्टिकुलर एनिमल को कंजर्व कराते हैं, उस चीज को आपने बेसिक याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स? किसमें? फ्रॉग्स में। अब कॉन्सेप्ट को याद करो, फर्टिलाइजेशन किस तरीके की थी? इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, फ्रॉग में कैसी होती है? हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। अंडों का निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, नर जल में अंडे पर शुक्राणु छोड़ता है। अंडों का विकास बिना निषेचन होता है या केवल एक ही जनक भाग लेता है? पहले तो ये डिसाइड कर लो उसकी फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल होती है एसेक्सुअल होती है। अब हमें पता है कि वो सेक्सुअल होती है। ठीक है, सेक्सुअल मतलब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो कौन सा ऑप्शन निगलेक्ट हो गया भाई? ये हो गया, क्योंकि इसने कहा था एक ही जनक। भाई इसमें तो 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। फिर क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन होती है, ये कंफर्म है। तो भाई अंडे जो है बिना विकास निषेचन के होते हैं, बिना निषेचन के होते हैं। ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होती है। अब दूसरा क्या है? या तो इंटरनल होगी या तो एक्सटर्नल होगी। फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है बताओ? पानी में होती है, यानी कि मेल्स जो है वो रिलीज करते हैं स्पर्म ओवर द एग इन वाटर। ये फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगला क्या है? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इफेक्ट इज सीन इन। मतलब फोर्स से हम ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकते हैं। ये कौन से एग्जाम्पल से आपको प्रूफ हो रहा है? एग्जाम्पल क्या है? गेंद लुढ़कती है, ठीक है, स्पंज को निचोड़ा जाता है, पुस्तक गिरती है, चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। क्या जब बॉल रोल कर रही है तो उसका शेप चेंज हो रहा है? या फिर मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट कर रही है तो उसका शेप चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। बुक जमीन पे गिर रही है, क्या उसका शेप बदल रहा है? शेप थोड़ी ना बदल रहा है। अब दूसरा क्या है? स्पॉन्ज इज स्क्वीज। जब तुम स्पॉन्ज को स्क्वीज करोगे, प्रेस करोगे तो उसका शेप तो बदलेगा। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ कि भाई फोर्स लगाने से जो है वो शेप चेंज हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब की एसआई यूनिट, एसआई इकाई क्या है? सबको हर एक चीज की यानी फोर्स की, प्रेशर की, हर चीज की, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट याद होनी चाहिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रेशर की क्या होती है भाई? प्रेशर की एसआई यूनिट होती है हमारी पास्कल। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको ये चीज बता दी जाए कि जेएनवी में सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, हमने आपको पढ़ाना है, आपने पढ़ना है, मेहनत आपकी लगेगी। हम यहाँ पढ़ा के चले जाएंगे, पर अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? और अगर आप वो चीज कर लेते हैं तो भाई जेएनवी में आपकी सीट तो पक्की है। कहाँ पे? जेएनवी में सीट जो है वो एकदम पक्की है। अब बच्चे भाई पूछेंगे कि मैम जेएनवी तो हो गया, जेएनवी के आगे क्या, कहाँ से होगी प्रिपरेशन, कैसे होगी प्रिपरेशन? तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं
वेदा एकेडमी का भाई हमारा चैनल है, क्लास 9-10 का। अगर किसी ने भी अभी तक फॉलो नहीं करा है तो भाई कर लो। क्यों कर लो उसका रीजन मैं देती हूँ, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है वो अभी भी आपके काम आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ाई, नॉलेज, ये कभी भी ना ऐसा नहीं होता कि हमारे काम ना आए, लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती है। और जैसे ही आपका जेएनवी में सिलेक्शन होगा, आगे की तैयारी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अभी भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस, चीजें अपडेटेड हैं। एक बार आप अपना तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए, उसके बाद जुट जाइए। क्योंकि देखो ये वो फेज है ना जहाँ पे आपने रुकना नहीं है, मेहनत आपकी जारी रहनी चाहिए। तो भाई इसीलिए आपकी मेहनत को कंटिन्यू करने के लिए हम आपके जेएनवी के साथ साथ भी हैं और जेएनवी के बाद भी हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपने। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, एक किताब को मेज पर सरकाया जाता है, मतलब ऐसे मूव कराया जाता है, ठीक है। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद किताब जो है वो क्या होती है, रुक जाती है। किताब क्या हो गई, रुक गई, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल, या फिर चुंबकीय बल, या फिर विद्युत बल। किसकी वजह से वस्तु चलते चलते रुक जाती है। यानी कि अगर हमने किसी को धक्का दिया है और वो अपने आप रुक जा रहा है तो उस पर कुछ तो फोर्स काम कर रही होगी। किसी को धक्का दिया हमने आगे, ठीक है, और वो रुकेगा कब, जब इस पे सामने से फोर्स लगेगी। वो कौन सी फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, वो है बच्चों हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। तो भाई बी आंसर इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रूव्स ऑन टायर हेल्प टू। अब सबने देखें जो टायर होता है उस पे कुछ ऐसे साचे से बने होते हैं, निशान होते हैं, ठीक है, खांचे से बने हुए। अब वो क्यों बने होते हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। क्यों बने होते हैं वो साचे, क्या काम है, प्रेशर को कम करते हैं भाई, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं या फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं या फिर वेट को बढ़ा रहे हैं। किस वजह से हमें साचे देखने को मिलते हैं टायर्स में, हाँ जी बताइए बताइए, क्लास में पढ़ा हुआ है, इसका आंसर मिलना चाहिए। इसके जो ग्रूव्स होते हैं ना वो क्या काम करता है, ताकि ये आसानी से रुक सके। अगर हमारा टायर इधर जा रहा है तो इसमें ग्रूव्स इसीलिए बने हुए हैं ताकि ये फ्रिक्शन को बढ़ा सके और एक टाइम के बाद रोक सके। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। चलो, अ वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल इन 3 डिफरेंट पोजीशन। अभी क्या कह रहा है, वुडन ब्लॉक था, उसको रखा गया है टेबल पे 3 अलग अलग पोजीशंस में, ईच टाइम रेस्टिंग ऑन डिफरेंट फेस। मान लो क्या बोला है, एक वुडन ब्लॉक है, एक हमारे पास ये लकड़ी है, कभी इसको ऐसे रख दिया गया है, कभी इसको ऐसे रख दिया गया है, या कभी इसको ऐसे रखा गया है तिरछा करके, ठीक है। अभी कह रहे हैं वेट ऑफ अ ब्लॉक रिमेन्स सेम, पर वेट जो है भाई वो सेम आ रहा है, ठीक है। 3 अलग अलग पोजीशन में रखा है और वेट सेम है, तो भाई क्या चीज सही होगी। अब पढ़ो ध्यान से ऑप्शंस, बिल्कुल फोकस होके ये क्वेश्चन करना है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं क्योंकि भाई ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास में पढ़ा है। तो मुझे फटाफट से आंसर चाहिए, क्या थ्रस्ट और प्रेशर सेम होंगे, ठीक है, थ्रस्ट सेम होगा, प्रेशर अलग होगा, प्रेशर सेम होगा या थ्रस्ट डिफरेंट होगा, या बोथ थ्रस्ट एंड प्रेशर आर डिफरेंट, ठीक है। कहानी किसके बीच में चल रही है, यहाँ पे कहानी चल रही है थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में, ठीक। थ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है, थ्रस्ट जो है हमारा वेट पे डिपेंड करता है, और प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर भाई साहब एरिया पे कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या चीज सेम रहेगी और क्या चीज अलग रहेगी। अगर हम एक बुक एक ही है हमारी, ठीक है, उसको हम 3 अलग अलग पोजीशन में रख रहे थे, एक में हमने ऐसे रखा है, एक में लंबा करके रख दिया है, और एक में तिरछा तिरछा सा रखा हुआ है, ठीक है। बुक एक ही है तो क्या उसका वजन बदल जाएगा, वेट तो सेम ही रहेगा ना, जब बुक वही है तो वेट सेम रहेगा, यानी कि थ्रस्ट तो हमारा सेम रहेगा, ये कंफर्म है। अब देखो थ्रस्ट जो है वो सेम किस में है, 2 ऑप्शंस में सेम है, इसमें सेम है और इसमें सेम है, यानी ये 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो गए। अब बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे, तो भाई हर एक उसमें देखो एरिया अलग अलग है, इसमें ये इतना एरिया कवर कर रहा है, इसमें इतना कर रहा है, और इसमें तो जरा सा कर रहा है। तो भाई एरिया के चेंज होते ही प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में था कि प्रेशर और थ्रस्ट दोनों सेम है, तो ये भी भाई गलत हो गया, यानी कि थ्रस्ट हमारा सेम रहेगा क्योंकि उसका वेट सेम है, बट प्रेशर जो है वो अलग हो जाएगा क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का मतलब
बुक की जितनी पोजीशंस है उसमें एरिया जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का वह भाग जो सबसे पहले कंपन करता है। सबसे पहले जब आवाज जाती है अंदर तो कौन से पार्ट में कंपन होता है यानी कि वाइब्रेशन होता है। ऑप्शन ए दिया है कॉक्लिया, फिर दिया है कर्णपटा, फिर दिया है श्रवण तंत्रिका, या फिर लास्ट में क्या है हमारी है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इनमें से वो कौन सा पार्ट है? हाँ जी, फटाफट से कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है भाई, ईयर ड्रम। सबसे पहले कान में जब आवाज जाएगी तो सबसे पहले कैनाल से होते हुए ड्रम पे तो जाएगी और ये वाइब्रेट करेगा, धक 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 जैसे वाइब्रेशन जाएंगी वो ऐसे वाइब्रेट कर जाएगा। सो अब क्या कह रहे हैं भाई, ये आवाज कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकती है, कहाँ कहाँ नहीं कर सकती। हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है, नहीं चल सकती। किस माध्यम में नहीं चल सकती है, वो कौन सा मीडियम है? क्या हवा में नहीं चल सकती, पानी में नहीं चल सकती, या स्टील में नहीं चल सकती, या फिर वैक्यूम? हाँ जी, हमारा जो साउंड है वो वैक्यूम में नहीं चल सकता, यानी ये है इसका सही आंसर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वायु में भी चल सकती है, जल में भी चल सकती है, इस्पात में भी चल सकती है, पर निर्वात में नहीं चल सकती। यानी जहां पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, कोई मोशन ही नहीं है, तो कैसे चलेगी? ट्रेवल करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, वाइब्रेशन के थ्रू ट्रेवल करती है। अब वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में पास होता है। अब वैक्यूम में जब कुछ है ही नहीं तो साउंड पास कैसे होगी? यानी कि साउंड जो है वो निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच साउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमन। इनऑडिबल कौन सी साउंड होती है? ऐसी आवाज जो ह्यूमंस नहीं सुन सकते। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमंस के सुनने की रेंज क्या है। सबको पता है कि नहीं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सुनने की क्या रेंज है, कौन सी रेंज की आवाज है जो हम लोग सुन सकते हैं। हाँ जी, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज हम लोग सुन सकते हैं। अब सारे ऑप्शंस देख लो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इस रेंज के बाहर है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया इनऑडिबल जो हम नहीं सुन सकते। ये रेंज कैसी है? ये रेंज है हमारी ऑडिबल। ठीक है, इनऑडिबल में कौन सी आएगी? सबसे पहले ये दिख रही है 21, ये जो है वो रेंज के बाहर है, बाकी सब 20 से 20,000 के रेंज के अंदर ही है। ठीक है, अब नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज, नॉइज पोल्यूशन से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ध्वनि प्रदूषण का कारण? बेहतर सुनने की क्षमता। क्या हमारी सुनने की क्षमता अच्छी हो जाएगी? मतलब सोचो क्या लॉजिक है, शोर शराबा सुन के हमारी सुनने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी? क्या नहीं बढ़ेगी। दूसरा क्या है, नींद में बाधा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है नींद में बाधा आना पॉसिबल है। फिर तेज वृद्धि, यानी कि हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। क्या नॉइस का ग्रोथ से कोई लेना देना है? नहीं है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है मजबूत हड्डियां। भाई कोई रिलेशन नहीं है, पर हमारी नींद जरूर खराब हो जाएगी। भाई शोर शराबा हो रहा है आसपास है, कुछ फंक्शन चल रहा है, तुम्हें सुकून की नींद आती है? नहीं आती है। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन से ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ सॉरी द कोटिंग ऑफ मेटल लेयर ऑन अनदर। मतलब एक जो धातु है उसकी कोटिंग हम दूसरे धातु पे कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? बिजली की सहायता से। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है और प्रोसेस का नाम पूछा है। कहीं पर हो सकता है आपको प्रोसेस का नाम दे दे और स्टेटमेंट पूछ ले, तो ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलिसिस, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड रिफाइनिंग। क्या होना चाहिए सही आंसर? कमेंट सेक्शन में फटाफट से एकदम फास्ट, सबको पता होना चाहिए ये। तो भाई आंसर तो भाई एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल सही है सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम एक मेटल की लेयर दूसरे पे चढ़ा रहे हैं, यानी कि प्लेटिंग कर रहे हैं। तो क्या आंसर है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन, स्कूल बैगों में चौड़ी कंधे की पट्टियां मुख्यतः क्यों दी जाती हैं? आपने देखा है स्कूल बैग, सब अपना स्कूल बैग उठाओ और देखो उसमें जो स्ट्रैप्स होती हैं, जो पट्टियां होती हैं वो चौड़ी होती है, पतली पतली क्यों नहीं दी जाती है? ऐसा कुछ रीजन बताओ, फटाफट से बताओ। कौन से कॉन्सेप्ट से ये रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है प्रेशर के कॉन्सेप्ट से। क्यों? क्योंकि भाई अगर
एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम है, अगर पतली बद्दी दे दोगे, एरिया कम कर दोगे तो भाई कंधों पे बोझ बढ़ जाएगा। क्या ऑप्शन दिए? मेक द बैग लुक अट्रैक्टिव, बैग को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। इंक्रीज द फोर्स ऑन शोल्डर, यानी कि कंधों पर बल बढ़ाने के लिए, या संपर्क क्षेत्र बढ़ाकर दबाव कम करने के लिए, बैग का बाहर जो है वो कम करने के लिए। तो भाई सी ऑप्शन एकदम सही जवाब आ रहा है बच्चों से कि संपर्क क्षेत्र बढ़ाकर, यानी कि हमने क्या करा, एरिया को बढ़ा दिया है। अब एरिया बढ़ेगा तो दबाव जो है वो अपने आप कम हो जाएगा, सिंपल। प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। देखो ये ना आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तब जाके ये सॉल्व कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा भी हिला हुआ है ना तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हिलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सही रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट अर्थक्वेक? फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में ए बी सी, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनेमोमीटर। बताइए बताइए जी, बताइए फटाफट से। देखो थर्मामीटर तो सब वैसे ही रिजेक्ट कर दो, थर्मामीटर सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है कि भाई बुखार आता है तो हम उससे नापते हैं थर्मामीटर से टेम्परेचर। फिर बैरोमीटर हमने पढ़ा है प्रेशर के लिए होता है, एनीमोमीटर मैं बता देती हूँ, विंड्स को नापते हैं हम लोग, पढ़ा भी होगा। तो भाई सिस्मोग्राफ जो है उससे हम लोग अर्थक्वेक को डिटेक्ट करते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द इंस्ट्रूमेंट विद इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट? देखो सारे इंस्ट्रूमेंट हमने सुने होंगे, बांसुरी सुनी है, ढोल, गिटार, शहनाई सबने देखी होगी, ठीक है। नॉर्मली सब बच्चों ने ये चीज देखी होगी, बांसुरी, ढोल, गिटार, शहनाई। अब बांसुरी में क्या तनी हुई डोरियां होती है, क्या डोरियां नहीं होती? ढोल में एयर कॉलम, ढोल में कहीं एयर कॉलम देखा है? कोई लॉजिक है? नहीं। गिटार में तनी हुई डोरी, हाँ गिटार में भाई डोरी तो होती है। अगला शहनाई की तनी हुई झल्ली, शहनाई में कोई झल्ली नहीं होती, तो भाई गिटार की तनी हुई डोरी, यानी कि गिटार की स्ट्रिंग की मदद से वाइब्रेट, मतलब गिटार का वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है, वो जो स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है। देखा है ना सबने गिटार, कुछ कुछ तो ऐसा सा होता है, यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग्स अटैच होती है, ठीक है, ऐसे करके। और जब इन स्ट्रिंग्स को लोग ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो गाना बजता है, और यही इसका वाइब्रेटिंग पार्ट है। ड्राइंग पे ना जाके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको पता है ड्राइंग तो मेरी कितनी अच्छी है ही, ठीक है। अब अगला क्या है, द रीजन अराउंड अ फॉल्ट वेयर अर्थक्वेक इज कॉमन इज कॉल्ड, वो एरिया, फॉल्ट के पास का वो एरिया जहां पे अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ब्रंश के आसपास वह क्षेत्र जहां भूकंप अधिक आते हैं वो एरिया क्या कहलाता है? हाँ जी, क्या कहलाता है बताइए? उपकेंद्र, केंद्र, भूकंपीय क्षेत्र, या भूपर्वती, क्या कहलाता है? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट दिया है, वह क्षेत्र जहां भूकंप अधिक आते हैं, भूकंप अधिक आते हैं। दिमाग चलाओ दिमाग, फिर ऑप्शंस पे जाओ। भूकंपीय क्षेत्र वही तो होगा ना जहाँ पे भूकंप ज्यादा आएंगे, वो किसी क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र हम कब बोलेंगे जहाँ पे भूकंप ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। और कभी इंग्लिश वाले टर्म्स में फंस जाओ ना तो एक बार हिंदी वाला झांक के देख लिया करो, समझ आ जाएगा, रिलेटेबल लगेगा। अब भाई एक खास न्यूज है आपके लिए, क्रैश कोर्स अभी भी अवेलेबल है, अभी भी आपके पास मौका है, जल्दी करो इससे पहले ये मौका चला जाए। अगर आप भी अभी उनमें से हो जो अभी अभी तक भी सोच रहे हो कि यार पेपर आने वाला है, कुछ तो कर लूं, कहीं तो मेहनत कर लूं, कहीं से कुछ तो मिल जाए, अगर अभी भी आप वहां पर अटके हुए हो तो आपके पास यही सॉल्यूशन है। अगर अभी आप सोच रहे हो कि अब मैं किताब लेके बैठूंगा, अब 1 बाय 1 पढ़ूंगा, तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उस नहीं हो पाएगा को हो पाएगा में कन्वर्ट करने के लिए ही भाई आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लाया गया है। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करा हुआ है, आप फटाफट से जाइए, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिए और इसको एनरोल कर लीजिए। क्यों करना है? क्योंकि भाई आपको सारा सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, आपको अपनी तैयारी के लिए जो जो चीजें चाहिए हैं वो सब मिलेगी, बस आपने एक काम करना है, आपने तैयारी करनी है, ठीक है। अगर वो तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो भाई क्रैश कोर्स को परचेस करिए। भाई इनरोलिंग के फीचर्स आपको पता है, लाइव क्लास मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, AIMT आपने अटेम्प्ट करना है, सारे नोट्स मिलेंगे, बैठ के मेहनत नहीं करनी है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो टेंशन किस बात की है। चैप्टर वाइज टेस्ट है,
रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप लाइव नहीं कर पाए हैं, जो छूट गए हैं उन सबके रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है। तो भाई फटाफट से ग्रैब कर लीजिए ऑफर, जब तक अवेलेबल है आपके लिए, पता नहीं कल हो ना हो, तो भाई देख लो। टीचर्स आपको पता है, सारे आपके फेवरेट टीचर्स हैं, ठीक है? हर एक की गाइडेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ भाई जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बात आप नोट करके रख लो, आपने ना वहां पे टेस्ट ऑनलाइन नहीं है, बैठ के देना है। हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी, बैठ के फिल करना है उतने ही टाइम पीरियड में। उसकी ना प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो। अब उतना टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है? अब आपका जो टाइम है ना, अब आपको मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करने की आदत ना डाल लेनी चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करो, तभी आप टाइम पे क्वेश्चन खत्म कर पाओगे। वो पेपर टाइम पे कैसे खत्म करना है, या किस वाले सेक्शन में कितना आपको टाइम देना है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई लैंग्वेज में कितना टाइम लग रहा है, मैथ्स में कितना टाइम लग रहा है, साइंस में कितना टाइम लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना है, क्या सीखना है बेटा जी? अगर हमारे बेटे जी को सीखना है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लास्ट मोमेंट पे जब इन्विजिलेटर खड़ा होता है ना कि भाई ओएमआर शीट सबमिट करो, तब तुम ना सर्किल फिल कर रहे होते हो कि अरे मैंने कर तो सब लिए हैं और मैंने अभी तक सर्किल नहीं फिल करे। कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे क्वेश्चन कर लेने का अगर तुमने उस ओएमआर शीट में सर्किल फिल नहीं करे, क्योंकि एट लास्ट जो इवेलुएट होगा ना, वो क्या होगा, वो तुम्हारी ओएमआर शीट होगी। अब बोलोगे मैम ओएमआर शीट कहाँ से मिलेगी? हाँ, वो मॉडल पेपर के संग भाई ओएमआर शीट मिलेगी, टेंशन किस बात की है? आप मॉडल पेपर चाहे 30 का सेट लो, 10 का सेट लो या 20 का लो, ओएमआर शीट आपको मिलेगी। अब आपने देखना ये है कि भाई आपने प्रैक्टिस कितनी करनी है, जितनी प्रैक्टिस करनी है उतना मॉडल पेपर सेट आपने चूज करना है। और ये याद रखना कि हर एक एग्जाम में प्रैक्टिस ही की है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने पेपर सॉल्व करोगे, उसका आउटकम तुम्हें उस दिन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भाई डिसीजन आपका है, बताना हमारा काम है। चलिए, और साथ ही साथ गेस्ट पेपर जो आप हमारे संग लाइव कर रहे हो, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप आंसर बता रहे हो, मैं सजेशन दे रही हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस निगलेक्ट करने हैं। जब एक बार आपने मेरे संग, ठीक है, हम टीचर्स के संग, हम एजुकेटर्स के संग यहाँ पे समझ लिया है उसको, अब आप शांति से बैठो और खुद बैठ के अटेम्प्ट करो। कहाँ अटेम्प्ट करना है? आपने अटेम्प्ट करना है वेदा अकेडमी के ऐप पर। अब ये करना क्यों है, इसका जवाब मैं देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना देखो, आप इंटरेक्ट करके सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे आपका आंसर गलत हो रहा होगा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहीं पे और बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है अच्छा ये लोग बी बोल रहे हैं तो इसका पक्का बी होगा। पर जब आप खुद से बैठ के सॉल्व करोगे, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको कितना आया है। एक बार हमारे संग प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद जब री प्रैक्टिस करोगे तब आपको एक्चुअल समझ आएगा कि आपको कितना आया है। तो फटाफट से आपने वेदा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है और भाई गेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट डेली हो रहा है 3 बजे। अगर अपनी रैंकिंग जानना चाहते हो, उस भीड़ में, उस झुंड में तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, AIMT जरूर देना, ठीक है, जरूर देना। ये भी आपको वेदा एकेडमी के ऐप पे मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, दोबारा से बैक टू बेसिक। चलो शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है भाई लाइटनिंग के टाइम पे, यानी जब बिजली गिर रही है, ठीक है, आसमान में बिजली कड़क रही है, तो सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? पहला ऑप्शन है ओपन फील्ड यानी कि खुला मैदान, पेड़ के नीचे, बंद इमारत के अंदर, या फिर नियर इलेक्ट्रिक पोल। भाई ये आंसर तो ना, सब ऑप्शन ना सबसे पहले कट कर देना तुम। अगर बिजली गिर रही है और तुम इलेक्ट्रिक पोल के पास हो तो तुम्हें भी पता है तुम्हारे संग क्या होने वाला है, सीधा वही खंबे में चिपक जाना जाके। फिर क्या दिया हुआ है? खुला मैदान। क्यों भाई, क्यों जाने खुले मैदान में? तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर बिजली गिर जाए? क्यों रिस्क लेना है? पेड़ के नीचे ना। सबसे बढ़िया क्या है? बंद इमारत के अंदर, शांति से बच्चा जी घर पे बैठिए, मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, बिजली चमक रही है, घर के अंदर बैठो और पढ़ाई करो, गेस्ट पेपर सॉल्व करो, मॉडल पेपर सॉल्व करो। अगला क्या है? अ लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट बिल्डिंग बाय। हमने पढ़ा है क्लास में, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? बिल्डिंग के ऊपर एक मेटल सी रॉड होती है, ठीक है,
वो पूरी बिल्डिंग को बचाता है। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हमारी बिल्डिंग का जो सुपर हीरो है ना, वो ये लाइटनिंग कंडक्टर है। अब क्यों है इसका आंसर आपने देना है फटाफट से। ऑप्शन ए कह रहा है कि बिजली को रोकता है, विद्युत को अवशेषित करता है, या जमीन तक सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। रिफ्लेक्ट लाइटनिंग, किस तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्शन देता है, वो क्या करता है, वो एक सुरक्षित रास्ता देता है किसको, जो ऊपर से लाइटनिंग गिर रही है। रोकता नहीं है भाई, लाइटनिंग गिरेगी तो है ही, ऊपर से अगर बिजली कड़केगी तो ये रास्ता देगा कि भाई सीधा यहाँ से आओ और ग्राउंड में चले जाओ, हमारी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि सही रास्ता प्रोवाइड करा देता है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग, आंखों में जो रोशनी जा रही है कितनी जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा। ऑप्शन ए है रेटिना, बी है आइरिस, सी दिया हुआ है कॉर्निया, उसके बाद है ऑप्टिक नर्व। तो भाई वो कौन है जो लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी जाएगी। इसका सही आंसर है हमारा बी, आइरिस। ठीक है, अगला क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, एज इट इज लाइन है भाई, पता होना चाहिए कि रेटिना पे कैसी इमेज बन रही है। आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर मिल जाना चाहिए, जल्दी जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। कैसी इमेज बनती है रेटिना से, तो भाई इसका सही आंसर है बी, यानी कि रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है इमेज। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ वाटर टैंक हैज 4 टैप्स। भाई एक पानी की टंकी दी हुई है तुम्हें, यहाँ पे बना भी देती हूँ तुम्हारी पानी की टंकी। ठीक, उसमें 4 टैप्स दिए हुए हैं, सबसे ऊपर दिया हुआ है ए, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे डी, देन बी एंड देन सी। ठीक है, तुम्हारी पानी की टंकी के चित्र के अनुसार अलग अलग ऊंचाइयों पर ए बी सी डी 4 नल बना दिए गए हैं। टंकी पूरी तरह पानी से भर दी गई है, एकदम ऊपर तक घचाघच भर दी गई है। ठीक है, यदि सारे नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस नल के जोड़े में पानी समान दाब से बाहर निकलेगा, किससे, विद इक्वल प्रेशर। कौन सा नल, अगर हम सारे नल खोल दें, मान लो सब टैंक है, ठीक है, इससे पानी बाहर निकल रहा है, तो कौन से 2 नलों में से पानी जो है वो समान दाब से निकलेगा बाहर, बताओ कॉन्सेप्ट। अच्छा पहले मुझे बताओ कि इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है भाई। इसके पीछे हमारा लिक्विड में जो प्रेशर होता है ना वो छुपा हुआ है। अब लिक्विड के प्रेशर की एक खासियत हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास में कि वो डिपेंड करता है हाइट पे, यानी कि जिनकी हाइट सेम होगी, जिन नलों की हाइट बराबरी में होगी, उसमें प्रेशर बराबर लगेगा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, ये डेप्थ के संग जो है प्रेशर बढ़ जाता है। किसके संग, डेप्थ के संग प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, अब जितने गहराई होती जाएगी उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब बराबरी पे कौन है, देखो ए तो ये रहा इस रेंज में, डी की रेंज अलग है, और बी और सी एकदम बराबरी पे है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलिडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कैलिडोस्कोप किस प्रिंसिपल पे यानी किस सिद्धांत पे काम करता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूजन, बताओ। कैलिडोस्कोप, इसके पीछे की कहानी भी याद रखनी है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, कितने मिरर यूज होते हैं या किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो भाई इसका सही आंसर है बहुपरावर्तन, यानी कि मल्टीपल इमेजेस। इसमें 3 मिरर्स जो होते हैं वो 90 ऐसे 90 डिग्री पे सब मिले होते हैं, बहुत सारे पेपर के पीस होते हैं, तो रिफ्लेक्शन से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बहुत प्यारी प्यारी इमेजेस उसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब इमेजेस मतलब पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ प्लेन मिरर, अगर लाइट एक प्लेन मिरर पे गिर रही है तो कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है वो आपने बताना है। पहला कह रहे हैं कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, या बराबर होगा, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा। रे ट्रेवल करेगी अलोंग द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द नॉर्मल। देखो ये ऑप्शन पहले ही गलत है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल पे तभी ट्रेवल करेगी जब इंसिडेंट भी नॉर्मल पे आएगी। ठीक है, ऐसा तो हमें और कोई दिया नहीं है। दूसरा क्या है,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा हमारे प्लेन मिरर में। ठीक, कौन सा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये क्या है? ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भाई पहला लॉ है हमारा। और दूसरा लॉ क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फटाफट से चेक टेस्ट हो जाए भाई किसको पता है कि सेकंड लॉ क्या है, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं आई हूं तो एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लूंगी ना। अब क्या दिया हुआ है? फोर्स 200 न्यूटन दिए हमें, एरिया 2 मीटर दिया है। यार फटाफट से कैलकुलेट कर लिया करो। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है 200 न्यूटन, एरिया क्या है 2 मीटर। क्या क्या सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 पास्कल का प्रेशर लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अ बॉक्स ऑफ वेट 600 न्यूटन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, यानी 600 न्यूटन एक बॉक्स का वजन है, उसको जमीन पे रखा गया है। ठीक है, जब उसके संपर्क क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है तो फर्श पर लगाया गया दबाव कितना होगा? हमने क्या करा? एरिया को हाफ कर दिया है। ठीक है, देखो P इजिकल्स टू एफ बाय ए, एरिया को क्या करा हमने? हाफ कर दिया है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो P नया जो प्रेशर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? F बाय ए, और ये आ गया 2। F बाय ए क्या है? वो पुराना प्रेशर है। तो प्रेशर हमारा कितना हो गया? प्रेशर हमारा हो गया है डबल। किसमें है प्रेशर डबल? एरिया को तुम आधा करोगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। ठीक है, एरिया कम करते ही प्रेशर बढ़ता है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 30 न्यूटन और 10 न्यूटन की दो फोर्सेस लग रही है, किस दिशा में लग रही हैं? ये इंपॉर्टेंट है। सेम लगेंगी तो भाई फोर्स ऐड हो जाएगी, अपोजिट लगेंगी तो फोर्स जो है वो माइनस हो जाएगी। ये लग रही है भैया अपोजिट दिशा में, 30 इधर लग गई 10 इधर लग गई, माइनस कर दो तो 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा। 30 में से 10 हटाओ कितना होगा? 20 होगा। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? बताओ 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 कहाँ लोकेटेड है? मैंने कहा है ना ये कॉन्सेप्ट जो है नेशनल पार्क है ये आपको याद होने चाहिए कि मेन उस नेशनल पार्क का कौन सा जानवर है जिसको कंजर्व किया जा रहा है, किस स्टेट में लोकेटेड है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिम कॉर्बेट भाई हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है। अब ये कह रहे हैं जो ध्वनि सुनने में सुखद होती है वो क्या कहलाती है? अच्छी ध्वनि है, सुन सकते हैं हम, मजा आ रहा है सुनने में, तो क्या है? शोर, शोर को सुनने में मजा आता है। कहोगे मैम कुछ भी बोलती हूँ। फिर क्या है? संगीत, प्रतिध्वनि, कंपन। भाई संगीत सुनना सबको मतलब मेजरली सबको पसंद होता है भाई, मुझे तो पसंद है म्यूजिक सुनना। ठीक है, ईगो कौन सुनना चाहता है? वाइब्रेशन कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता। अगर रिपीट में लगाते हैं तो हम गाने ही तो सुनना चाहेंगे। अगला क्या है? अ सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ करंट टू पास इजिली इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा पदार्थ जो क्या कर रहा है? जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने दे रहा है, मतलब उसमें से फ्लो नहीं होने दे रहा है, फ्लो होने से रोक रहा है। तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है हमारे पास भाई चालक, अर्धचालक, कुचालक या इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई साहब क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? वो पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होता इजिली, उसको हम लोग बोलते हैं कुचालक, यानी कि इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होता है वो आगे पास नहीं होने देता। ठीक है, कुचालक अच्छे से नहीं ट्रांसमिट करता, ट्रांसमिट ही नहीं करता अच्छे से तो छोड़ो। कौन सी गैस दहन का समर्थन करती है? भाई बता दो, दहन करने के लिए कौन सी गैस होनी चाहिए, अनिवार्य है, सपोर्ट कर रही है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन सी गैस होगी जो कि कंबशन को सपोर्ट करती है? भाई हम सबको पता है ऑक्सीजन के बिना कंबशन होना संभव नहीं है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए ना, बेसिक है, हमें दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगला और फाइनल क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? वो कह रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो हमारी मैग्नीशियम की रिबन होती है उसको जब जलाते हैं तो वो किस चीज का उदाहरण है? स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन या स्पॉन्टेनियस? भाई स्लो कंबशन क्या होता है? जब हमने आग लगाई फिर धीरे धीरे उसने आग पकड़ी, धीरे धीरे जली। ठीक है, रैपिड कंबशन क्या है? जैसे ही भाई किचन में जाओ, गैस ऑन करो, लाइटर प्रेस करोगे तुरंत आग लग जाएगी, मतलब आग जल जाएगी, तो वो क्या है? वो रैपिड कंबशन है। एक्सप्लोजन क्या है? पटाखे जलाते हो दिवाली में,
पटाखे जलाते हो तो फिर उसमें से लाइट भी निकलती है और साउंड भी एकदम धमाके की प्रोड्यूस होती है, वो एक्सप्लोजन होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें तुम्हें कुछ भी ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, हीट देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है अपने आप आग पकड़ लेता है, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस। अब मैग्नीशियम रिबन अगर हम लोग जलाते हैं तो फिर कौन सा कंबशन होता है? मैग्नीशियम जो है हमारी उसकी जो रिबन है उसको जलाने पर किस तरीके का कंबशन होता है? वो होता है बच्चों कैसा? रैपिड कंबशन। क्योंकि जैसे ही हम उसको जलाते हैं ना वो एकदम फ्लिकर करते हुए जलती है। इसकी फोटो, इसकी इमेज जो है वो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, उसको जाके एक बार जरूर देखना। किसका एग्जाम्पल है? रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। तो भाई इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो रैप अप हो जाते हैं। कंप्लीट हो गया है आज का हमारा गेस्ट पेपर। अब भाई मुझे ये बताओ कि 100 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? फटाफट से चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके सही हुए हैं। फिल कर लेना यहाँ पे कि भाई यहाँ पे सही हुए हैं। और जब यहाँ पे आप फिल कर लो लाइव क्लास में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, तब आपने क्या करना है? तब आपने जाना है भाई वेदा एकेडमी के ऐप पे। अब पूछो मैम एकेडमी के ऐप पे क्यों भेज रही हो? एकेडमी के ऐप पे इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वहां पे आप लोग गेस्ट पेपर खुद से अटेम्प्ट करेंगे। एक बार यहाँ हमारे संग प्रैक्टिस करने के बाद उस गेस्ट पेपर को आपने वहां अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहां जाके अपना यही स्कोर ना दोबारा कंपेयर करना है कि उस स्कोर में क्या चेंजेस आए हैं, क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो भाई यहाँ पे आज हमारा खत्म हो जाता है। क्रैश कोर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। जिन्होंने अभी भी शुरू नहीं करा है, अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो ज्यादा इंतजार मत करो, इससे पहले ये मौका चला जाए। ठीक है? ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का कॉन्सेप्ट खत्म है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट पेपर में। तब तक प्रैक्टिस करिए, AIMT अटेम्प्ट करिए, मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। टिल देन थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।